Hello guys, welcome again to my YouTube channel. My name is Manish Gupta and you're watching BSCG lectures. तो जैसे कि गाइज आप सभी को मालूम है BBYCT 133 आपका सब्जेक्ट कोड है एंड आपके बुक का नाम प्लांट इकोलॉजी एंड टेक्सोनॉमी है। ठीक है, तो हमने ये BBYCT 133 स्टार्ट कर दिया। 131 को अभी थोड़ी देर स्किप करा है क्योंकि अभी एग्जाम्स होने वाले बच्चों के, इसलिए मैंने इसको कंटिन्यू करा है। ठीक है, देन देखिए गाइज यूनिट 2 जो है आपका, आज यूनिट 2 के बारे में हम पढ़ने वाले हैं जिसमें हम इकोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके? तो सॉइल एंड वाटर के। ठीक है, सॉइल एंड वाटर एक इकोलॉजिकल फैक्टर जो भी है, अबायोटिक फैक्टर है, तो उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। यूनिट 1 में जस्ट हमने क्या है इंट्रोडक्शन करा था किसके? प्लांट इकोलॉजी एंड बहुत सारे इकोलॉजी के बारे में भी हमने थोड़ा सा डिस्कस करा था। ठीक है, और कई अबायोटिक बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में भी हमने जाना था जो कि लिविंग बींग्स के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो इसमें से आपका सॉइल एंड वाटर भी आपका उनमें से एक है। ठीक है, तो देन आज हम सॉइल एंड वाटर के बारे में जानेंगे। देन ये पार्ट 1 रहने वाला है, पूरा एक बार में कवर नहीं होगा क्योंकि अगर हम इसे पूरा एक बार में कवर करने जाते हैं तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा वीडियो। देन फॉर मोर अपडेट्स यू कैन सब्सक्राइब आवर टेलीग्राम चैनल @bio-lecturer, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, वहाँ पे जाके आप सब्सक्राइब करिए। वहाँ पे आपको जितने भी नोट्स हैं एंड क्वेश्चन पेपर वगैरह हैं सभी के मैं वहाँ पे आपको क्या कहते हैं PDF डाल देता हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे भी आप जाके सब्सक्राइब करिए। देन यूनिट 2 देख लीजिए। यूनिट 2 में आपका इकोलॉजिकल फैक्टर, फिर से एक बार बता दूं, सॉइल एंड वाटर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देन स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। स्ट्रक्चर में आपका क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन करेंगे सॉइल एंड वाटर का एंड उसके बाद क्या है आप सॉइल के बारे में जानेंगे, सॉइल क्या है और ऑरिजिन कैसे होता है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल यानी क्या क्या कॉम्पोनेंट्स मिलके एक सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे। सॉइल के प्रोफाइल के बारे में भी जानेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सॉइल के बारे में जानेंगे, सॉइल बायोटा एंड उसके फर्टिलिटी के बारे में जानेंगे। देन उसके बाद आ जाता है हमारा वाटर, पानी। जल ही जीवन है। तो देखिए क्या है, स्टेट्स ऑफ वाटर के बारे में जानेंगे एंड प्रेसिपिटेशन, जो टाइप्स है उनके अलग अलग टाइप्स के प्रेसिपिटेशन होते हैं ना, नहीं मालूम है तो मैं बता दूंगा, टेंशन मत लिए। तो वो हो गया आपका। एंड ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर जो है, किस तरीके से पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है वाटर, कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है। अफ्रीकन कंट्रीज़ में आप देखते हैं कि वहाँ पे पानी कम मिलता है एंड इंडिया में इतनी सारी नदियाँ हैं तो यहाँ पे पानी ही पानी है, लेकिन पीने का पानी बहुत कम है। देखिए फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, उसके बारे में जानेंगे। फिर वाटर साइकिल किस तरीके से होता है उसके बारे में भी हम जानेंगे। इसको हमने, याद होगा आपको, जब हमने एनवायरनमेंट का चैप्टर पढ़ा था तो उसमें वाटर साइकिल भी था आपका। ठीक है, कोई नहीं, फिर से पढ़ेंगे अभी हम। तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले फटाफट जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन बटन प्रेस कर दिए, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका बहुत बहुत आभार, बट जो नहीं कर रहे हैं देख के सिर्फ छोड़ दे रहे हैं, तो ऐसा मत करिए। जैसे कि कर ही दीजिए बस आप, है ना। चैनल सब्सक्राइब कर दिया। देन उसके बाद देखिए क्या है, प्रीवियस यूनिट में हमने क्या है इंट्रोडक्शन इंट्रोड्यूस करा था, इंट्रोडक्शन बताया किसके, हमने प्लांट के इकोलॉजी के बारे में, है ना। प्लांट का जो इकोलॉजी उसका हमने जस्ट इंट्रोडक्शन किया एंड देन वेरियस जो आपके अबायोटिक फैक्टर हैं उसके बारे में भी हमने जाना, है ना, जो कि आपके एनवायरनमेंट में अकोर होता है। ठीक है, देन उसके बाद अबायोटिक फैक्टर जो है एक क्या है, फ्रॉम एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। ठीक है, वो हमारे इकोसिस्टम में एक क्या है, एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की तरह है ना, जो कि अफेक्ट करता है किसी भी सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल को। यानी कोई इंडिविजुअल सर्वाइव कर पाता है, किस तरीके से पॉसिबल हो पाता है उसका सर्वाइवल। तो सिंपली अगर वाटर रहेगा, है, वाटर रहेगा, शेल्टर रहेगा, और बताइए और बताइए और बताइए, और क्या हो सकता है आपका, एयर रहेगा, ऑक्सीजन, है ना, या फिर आपका सॉइल रहेगा, लैंड रहेगा, तभी तो ये सर्वाइव कर पाएंगे। और ये सारे क्या होते हैं, अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, अबायोटिक फैक्टर्स। तो उन्हीं में से हम क्या है, सिर्फ आज 2 फैक्टर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला फैक्टर आपका कौन सा है, सॉइल हो गया, दूसरा फैक्टर आपका वाटर हो गया। तो पॉपुलेशन जो है किसी भी कम्युनिटी का ग्रेटर एक्सटेंट में कैसे रह पाती है, तो जस्ट ये सारे आपको सर्वाइवल कंडीशन आपको मिल जाए तो देन वो आप पॉसिबल बनाता है ना, अबायोटिक फैक्टर। देन उसके बाद क्या है, इस यूनिट में, प्रेजेंट यूनिट में हम क्या है डिटेल में इनके इन्फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे, 2 मेजर अबायोटिक कंपोनेंट, सॉइल एंड वाटर के बारे में। देन उसके बाद क्या है, आउटकम्स आपको मिलने वाला है इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। तो हम क्या है
प्रोसेसेस को जान पाएंगे किस तरीके से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। देन उसके बाद डिस्क्राइब भी कर पाएंगे कि कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल कैसे होता है, क्या होता है ना। एंड इनलिस्ट कर पाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। देखिए ये सारी जो बातें यहाँ पे लिखी जाती है ना, आपके जस्ट एग्जाम्स में भी आपके पूछ लिए जाते हैं। प्रोसेस बोल देगा व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, बताइए फॉर्मेशन कैसे होता है सॉइल का, तो आप बता नहीं पाएंगे क्योंकि हम आउटकम देखते नहीं है ना, तो आउटकम भी आपको देखना जरूरी है। देन उसके बाद क्या है, डिस्क्राइब करिए स्ट्रक्चर को सॉइल ओरिजिन के। देन आपको क्या है, वाटर एंड देयर सोर्सेज को डिफरेंट फॉर्म के बारे में बताना है ना, डिफरेंट फॉर्म होते हैं ना वाटर को, उसको हमें बताना है, एक तरीके से समझ जाएंगे हम पढ़ने के बाद। उसके बाद क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, उसके बारे में भी हम जानेंगे इसमें, और डिस्कस कर पाएंगे इंपॉर्टेंट ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में, जो सबसे लास्ट टॉपिक होने वाला है। तो देन आप देख सकते हैं सॉइल, तो सॉइल आपका क्या होता है, ये रहा आपका अर्थ। बहुत ही अजीबोगरीब बना दिया है हमने, वैसे भी आपका प्रॉपर गोला होता नहीं है अर्थ, आपको बता दूं तो। देन ये वाला आपका पार्ट होता है कोर, ये वाला पार्ट होता है आपका मेंटल, पागल वाला नहीं, मेंटल जस्ट अ लेयर। एंड देन उसके बाद सबसे ऊपरी पार्ट होता है आपका क्रस्ट, ठीक है। जो सबसे अपर मोस्ट लेयर होता है अर्थ का, वहां पे आपका पाया जाता है, क्या पाया जाता है, आपके पास पाया जाता है सॉइल। अपर मोस्ट लेयर पे ही सॉइल होता है। अगर हम बात करें सॉइल का, तो सॉइल किस वर्ड से डिराइव हुआ है, तो सॉइल हुआ है सोलम वर्ड से। क्या है, सोलम वर्ड, सोलम वर्ड से डिराइव हुआ। अब ये सोलम का मतलब क्या होता है, तो सोलम का मतलब होता है कोई भी अर्थी मटेरियल जो कि अर्थ से निकला हो या फिर अर्थ का पार्ट हो, है ना, अर्थी मटेरियल। उसमें मिनरल्स भी हो सकता है, उसमें रॉक भी हो सकता है, उसमें एनिमल भी हो सकता है, उसमें डेड डिकेइंग पार्टिकल्स भी हो सकता है, वो सभी मिलके एक तरीके से सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये आपके अर्दी मेटल हो गए। अर्दी मेटल करता क्या है, तो अर्दी मेटल पे आपके क्या होते हैं, लंबे लंबे पेड़ देखे ही होंगे आपने इस तरीके से, ये रहे पेड़। तो ये पेड़ जो है आपका जस्ट क्या करता है, सपोर्ट, मतलब ये जो सॉइल है वो पेड़ को सपोर्ट प्रोवाइड करता है ना। उसके जो रूट्स होते हैं, रूट्स जस्ट इतनी सॉइल में इस तरीके से जाते हैं, है ना। और भी बहुत सारे मिनरल्स हो गया, वाटर हो गया, है ना, ये सारी चीज़ों को प्रोवाइड कराते हैं। तो एक तरीके से मैकेनिकल सपोर्ट जो है सॉइल क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट को प्रोवाइड कराता है। जैसे कि प्लांट को चाहिए वाटर, तो वो एक तरीके से सॉइल क्या है, रिजर्वायर ऑफ वाटर का भी काम करता है। यहाँ पे पानी बहुत सारा रहता है इसके नीचे। एंड बात करें न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स, ठीक है, जो भी मिनरल्स वगैरह उसे चाहिए होता है वो भी क्या है, वो डायरेक्टली सॉइल से ले लेता है, ठीक है, बिना कोई पैसे दिए। देन उसके बाद देखिएगा, इट इज कंपोज्ड ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मेटल का बना होता है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने रॉक को पीस दिया और वो आपका मिट्टी बन गया। ऐसे तो हम भी बहुत सारा मिट्टी का फॉर्मेशन कर लेते हैं, लेकिन हम कर सकते हैं क्या, अभी बना सकते हैं मिट्टी, नहीं बना सकते, क्योंकि मिट्टी बनने में भाई बहुत टाइम लगता है, कई कई साल, मतलब हजारों साल, लाखों साल लग जाता है, ठीक है, बनने में। तो मिट्टी का जो फॉर्मेशन है आपका क्या है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मेटल के थ्रू बनता है। इनऑर्गेनिक में आपका हो गया मिनरल एलिमेंट, है ना, जो कि वो पेरेंट रॉक से डिराइव होता है। पेरेंट रॉक क्या है, जो पहाड़ से अगर मान लिया बड़ा सा चट्टान टूट जाए और वो चट्टान कई सारे पीसेस में बदल जाए, कई सारे पीसेस में बदल जाए, है ना, बड़े बड़े पीसेस में, एंड देन वो पीसेस और भी छोटे छोटे पार्टिकल में, और होते होते ये क्या महीन कण में बदल जाए, और इसमें कुछ डेड डिकेइंग पार्टिकल यानी पत्तियां हो गई, है ना, प्लांट सबस्ट्रेट हो गया, या फिर बहुत सारे ऐसे ऐसे जो ऑर्गेनिक पार्टिकल्स अगर उसमें ऐड हो जाए, तो देन एक तरीके से सॉइल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ऑर्गेनिक मटेरियल में इसमें लिखा भी है, ऑर्गेनिक वेस्ट, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, है ना, इन सभी का जो डिकम्पोजिशन जो प्रोडक्ट है वो अगर ऐड हो जाए वो मिट्टी में, तो वो आपका सॉइल बना देगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हम अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, आप भूलिएगा नहीं, एल्गी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरसेस एंड फंगई, ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सॉइल है। यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके मिनरलाइजेशन, याद होगा पिछली बार पढ़ा था, मिनरलाइजेशन प्रोसेस जो है उसको अंजाम देते हैं। ये अगर क्या है कि लगातार ये प्लांट सारे मिनरल्स को सक करती जा रही है, तो भाई यहाँ की मिट्टी तो खराब हो जाएगी ना, मिनरल्स ही खत्म हो जाएंगे, एंड मिनरल्स खत्म हो जाएंगे तो देन ये पेड़ पत्ते सारे गिर जाएंगे, सूख जाएगा। तो भाई इसी पत्तियों के कंपोनेंट को वापस में, पत्ते झड़ते हैं तो इसको डिकम्पोज करने का कौन काम करता है, कौन करता है भाई, कोई तो होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे होते हैं माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि आपका बैक्टीरिया हो गया, आपका फंगई हो गया, वायरसेस हो गए, ये सारे एल्गी हो गए, ये सब डिकम्पोज करने का काम करते हैं और वापस से मिनरल को सॉइल में मिला देते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया में आपके राइजोपस, जो कि आपके क्या होते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, है ना। तो किस तरीके से ये मिनरल्स को मिट्टी में मिलाते हैं एंड देन फिर से एक तरीके से सॉइल को फर्टाइल कर देते हैं। फर्टाइल यानी
ठीक है, ये फर्टाइल हो गया, रिच इन मिनरल है, मिनरल की रिचनेस बढ़ जाती है इसमें। देन उसके बाद फिर से ये हरा भरा हो जाएगा। तो कुछ ये स्टोरी होती है इसके बीच में। देन फिर से पूछ लिया कि भाई सॉइल होता क्या है, तो जस्ट ये क्या होता है, वेदरिंग होता है ना। वेदरिंग क्या, वेदरिंग है वो मौसम बदलना, क्या नहीं, वो वाला वेदरिंग नहीं लिखा है, वो स्पेलिंग भी अलग होता है। तो यहाँ पे ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स की बात की जा रही है, जो क्या होता है, नेचुरल जो मतलब सॉइल जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज से फॉर्म होता है ना। जैसे कि आपका हो गया ये जो मैट्रिक्स जिसे हम डिफाइन करते हैं, मैट्रिक्स जैसे सैंड, स्लिट, क्ले, जो भी कह दें आप, है ना, कंटेन करता है। तो वो कैसे, उसमें लिविंग बायोमास भी ऐड होता है, बायोमास, बायोमास है ना, यानी जो बायोलॉजिकल सब्सटेंस या मैं बोलूँ ऑर्गेनिक सब्सटेंस का जो मास होता है, एंड उसके बाद डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है ना, सम कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, एयर सब मिल जाए तो एक तरीके से एक सॉइल का फॉर्मेशन हो जाए, है ना। देन उसके बाद क्या लिखा है, इट इज अ रिच सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मेटल डेट सपोर्ट द प्लांट लाइफ ऑफ माइक्रोस्कोपिक कम्युनिटीज। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, रिच सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मेटल के होने के कारण ही इसमें जो प्लांट है वो सरवाइव कर पाता है, प्लांट लाइफ सरवाइव कर पाता है। एंड उसके बाद कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम्युनिटीज है, जैसे कि इन कम्युनिटीज को तो आप जानते ही होंगे, तो ये सरवाइव कर पाती हैं। इनऑर्गेनिक मेटल की बात करें तो आपका मिनरल भी आ जाता है उसमें, जो कि डराइव होता है किससे, तो आपके जो पत्थर टूटते हैं ना, वेदरिंग होती है और फ्रेगमेंटेशन होता है, पेरेंट रॉक सेल। अरे पेरेंट कौन है भाई, ये पेरेंट कौन है, पेरेंट, तो पेरेंट जस्ट ऐसा समझ लिए कि बड़े बड़े चट्टान के जो टुकड़े होते हैं पहाड़ों से टूट के अलग होते हैं, जस्ट ये पेरेंट सेल होते हैं। यही इसके मिट्टी के माँ बाप होते हैं। माँ बाप कौन होते हैं, तो बड़े बड़े रॉक जो हो गए वही आपके पेरेंट रॉक कहलाते हैं, है ना। वही मटेरियल क्या होते हैं, टूट फूट होती रहती है उनमें, एंड देन जब महीन पार्टिकल में बदल जाते हैं और उसमें कई सारे ऑर्गेनिक मटेरियल ऐड हो जाते हैं, तो वो सॉइल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपोनेंट में इसमें लिखा है ऑर्गेनिक वेस्ट दैट रिमेन प्लांट एनिमल्स। ठीक है, प्लांट और एनिमल का सड़ा गला जो भी उसमें हो, इस जो भी डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट हो वो अगर ऐड हो जाए तो सॉइल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो भैया सॉइल आ जाए, व्हाट इज सॉइल, आपका हूबहू ये क्वेश्चन आ भी सकता है, मेरे अकॉर्डिंग तो लग रहा है कि आ जाएगा। ठीक है, मेरा दिल कह रहा है, तो आप बस आप कर लीजिएगा इसकी प्रैक्टिस। तो आपको इसी तरीके से डिस्क्राइब कर देना है। देन उसके बाद देखिए क्या है, ऑरिजिन एंड फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, किस तरीके से ऑरिजिन होता है सॉइल का या फॉर्मेशन होता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो एक साइंटिस्ट है, कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है, हांस जेनी, हंस जेनी है, उन्होंने एक तरीके से मॉडल प्रपोज करा, एक तरीके से बताया, है ना, एक्सप्लेन करा सॉइल फॉर्मेशन को, है ना। तो जो प्रोसेस होता है सॉइल फॉर्मेशन का उसको हम क्या कहते हैं, सॉइल जेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉइल जेनेसिस, सॉइल जेनेसिस, जेनेसिस का मतलब वही फॉर्मेशन। कोई दिक्कत नहीं, क्यों होगा दिक्कत, मैं हूं ना। तो जेनेसिस का मतलब हो गया फॉर्मेशन। एंड R.W. सिमोनसन, अजीब गरीब नाम होते हैं, 1959 में। तो देन अकॉर्डिंग क्या है, इनके अकॉर्डिंग ये जो ऑथर्स हैं इन्होंने जो सॉइल फॉर्मेशन के बारे में लिखा है, तो दो स्टेप्स इन्होंने बताया। पहला स्टेप है एक्युमुलेशन ऑफ पेरेंट रॉक। ठीक है, एक तरीके से जो पेरेंट रॉक है इनका एक्युमुलेशन होना, टूट फूट के एक जगह इकट्ठे आना। एंड उसके बाद क्या है, दूसरा इसमें लिखा है डिफरेंशिएशन इनटू डिफरेंट हॉरिजॉन्स, और उनके क्या है डिफरेंट डिफरेंट हॉरिजॉन्स में जो लेयर्स होते हैं सॉइल के उनमें बढ़ जाना, है ना। जो सबसे महीन कण होते हैं वो ऊपर होते हैं, देन उससे थोड़े से बड़े कण उसके नीचे, देन उससे थोड़े बड़े कण उसके नीचे, और देन बाद में आपके बहुत सारे बेड रॉक, बड़े 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 पत्थर मिल जाते हैं ना यहाँ पे, वे बेड रॉक कहलाते हैं। तो कुछ इस तरीके के डिफरेंट लेवल होते हैं, हॉरिजॉन्स होते हैं सॉइल के। तो उन दो चीजों को इन्होंने डिस्क्राइब करा। ऑर्गेनिक मैटर जो है एडेड टू सॉइल एंड आफ्टर डिकेइंग द डिकम्पोजिशन रिमेन द प्लांट एंड एनिमल। क्या है, ऑर्गेनिक मेटल को ऐड करते हैं ना सॉइल में, आफ्टर डिके एंड डिकम्पोजिशन ऑफ रिमेन प्लांट, बच्चा कुचा प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, है ना, उसको हम डिकम्पोज करके अगर डाल दें सॉइल में, तो एक तरीके से क्या है, द रेट ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज रेगुलेटेड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, और जो रेट होता है आपका सॉइल फॉर्मेशन का वो किनके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। बहुत सारा फैक्टर होता है भाई, टेम्परेचर हो गया, रेनी हो गया, है ना, रेनी हो गया, ठंडा हो गया, गर्म हो गया, बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं सॉइल के फॉर्मेशन को रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि एक दिन का काम नहीं है ये, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। तो देन सॉइल फॉर्मेशन की बात कर रहे थे हम। ये जो प्रोसेस है सॉइल फॉर्मेशन का, इसकी जो शुरुआत होती है चेंजेस ऑफ द पेरेंट, चेंजेस आता है ना पेरेंट मेटल में, तो जो रॉक है बड़े बड़े पत्थर है उनमें क्या है चेंजेस आते हैं। कैसे, एक्युमुलेशन ऑफ रॉ मेटल फॉलोड बाय बिल्डअप ऑफ ऑर्गेनिक मेटेरियल एट द सरफेस। क्या है कि जो सरफेस पे ऑर्गेनिक मेटेरियल जैसे जैसे बिल्डअप होते हैं, ऑर्गेनिक मेटेरियल क्या, ये बड़े बड़े पत्थर है ना, इस पे आ जाएगा आपका एल्गी लग जाएगा,
बैक्टीरिया इस पे आ जाएगा, या फिर बहुत सारे ऐसी ऐसी ऑर्गेनिक मेटल है, इसको इस तरीके से घेर लेगा। किसको? बड़े बड़े पत्थरों को, चट्टानों को। आप देखेंगे समुद्र के किनारे या फिर कहीं भी जहाँ बड़े बड़े पत्थर होते हैं वहां पे उस पे काई जमी होती है, कुछ पे कुछ जमा होता है। तो देखिए क्या होता है, तो एक्युमुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल फॉलोड बाय द बिल्डअप ऑफ ऑर्गेनिक मेटल, ऑर्गेनिक मेटल जाके इसमें चिपक जाते हैं। बहुत से फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल और एंथ्रोपोजेनिक प्रोसेसेस होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं अल्टरनेशन ऑफ पेरेंट मेटेरियल में। ठीक है, पेरेंट मेटेरियल जो है उसका जो अल्टरनेशन होता है उसमें कई सारे जो ये फैक्टर्स हैं वो सारे उसमें डिपेंड करते हैं, प्रोसेसेस होते हैं। तो देखिए इसमें से दो मेन स्टेप्स के बारे में बताया गया है सॉइल फॉर्मेशन का। तो पहला जो है आपका वेदरिंग ऑफ रॉक्स, यानी ब्रेक डाउन कैसे होता है सॉइल का, ब्रेक डाउन कैसे होता है। तो ब्रेक डाउन होता है भाई वेदरिंग, जो हाँ वेदरिंग बताया नहीं था ना मैंने, तो वेदरिंग जस्ट उसी को कहते हैं ब्रेक डाउन ऑफ रॉक, यानी पत्थर क्या है कई सारे टुकड़ों में बिखर जाए तो वो आपका वेदरिंग कहलाता है। ये आपका फिजिकल और केमिकल दोनों ही मेथड से हो सकता है। फिजिकल वेदरिंग की बात करें तो वो कैसे होता है, मैकेनिकल फोर्सेस है, यानी उस पर अगर मैकेनिकल फोर्सेस अगर उस पर लगे तो देन वो कई टुकड़ों में बिखर सकता है। तो कैसे होता है ये, जैसे कि टेम्परेचर में चेंज आता है तो उसमें क्या है, कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, देन उसके बाद एक्सपेंशन भी होने लगता है ऑफ रॉक्स। ठीक है, अगर मान लीजिए कि चलिए कोई बात नहीं, मैं भी बताता हूँ पहले। लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ क्रैक इन द फीचर्स इन रॉक। ठीक है, यही आपके कॉन्ट्रैक्शन, सिकुड़ने एंड क्या कहते हैं एक्सपेंशन होने के कारण इसमें क्या है क्रैक्स बनते हैं। क्या बनते हैं, क्रैक्स। आप किसी पत्थर को लाइए और काफ़ी दिन तक धूप वगैरह में रख दीजिए, उसमें टेम्परेचर चेंज होगा, पानी लगेगा, टेम्परेचर चेंज होगा, पानी लगेगा, देन उसके बाद आप देखो कुछ सालों में उसमें क्या है क्रैक। कुछ साल पॉसिबल है क्या, अरे मजाक कर रहा हूँ, नहीं होगा, ये काफ़ी लंबा लॉन्ग प्रोसेस होता है। ठीक है, ऐसा मत ट्राई करिएगा। देन उसके बाद देखिएगा ब्रेक रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस। देन उसके बाद क्या है, इसी क्रैक के आने के कारण वो क्या है कई सारे टुकड़ों में बदल जाता है, बढ़ जाता है। एंड लो टेम्परेचर होने के कारण जो उसके अंदर वाटर, यहाँ पे सिर्विक्स होते हैं ना, दरारें होती हैं। क्या होते हैं, रॉक्स के ऊपर दरारें होते हैं, दरारों में पानी चला जाता है। क्या होता है, पानी चला जाता है, चाहे वो क्या कहते हैं प्रेसिपिटेशन के थ्रू हो, रेनी के थ्रू, किसी भी तरह उसमें आ जाता है पानी। अब वो क्या है, जब क्या होता है टेम्परेचर लो होता है, टेम्परेचर लो होता है तो इसमें एक्सपेंशन होने लगता है। क्या होता है, एक्सपेंशन। सिंपल सी बात है, बर्फ जो होगा, फ्रिज जो होगा, वो बर्फ जो होगा फ्रिज कर जाएगा, तो देन वो क्या होगा, अपना सरफेस एरिया वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा ना, वहाँ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा जगह को फैलाने की कोशिश करेगा ना, तो वो क्या करेगा, उस ब्रेक को और बढ़ाएगा, है ना। और इसी फोर्स के कारण, इसी मैकेनिकल फोर्स के कारण क्या हो जाएगा, रॉक जो है कई सारे टुकड़ों में बढ़ जाएगा। समझ रहे हो ना आप, जैसे कि आप देखे भी होंगे कभी कभी, आप क्या है फ्रीजर में, ये बॉटल है, ये बॉटल है, और इस बॉटल को आप क्या है फ्रिज में डाल देते हो। क्या है, फ्रीजर में डाल दो और इसमें पानी भर के, तो ये क्या है, जस्ट ये एक्सपेंड होता जाएगा, इसकी डेंसिटी बढ़ती रहेगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो देन उसके बाद क्या देखोगे, ये बॉटल है ना, ऐसा फूल जाएगा। ठीक है, इसके अंदर जैसे लगेगा कि भाई ये एरिया ज़्यादा से ज़्यादा घेरने की कोशिश करेगा, देन क्या होगा, कुछ समय बाद ये फट जाएगा। तो बर्फ़ क्या करता है, जस्ट वो मैकेनिकल फोर्स लगाता है बाहर की तरफ, जैसे जैसे वो क्या होता है, उसका टेम्परेचर लो होता जाता है। ठीक है, खैर वो फिजिक्स वाली बातें हैं, यहाँ पे क्या ही करें आप सभी को बताने के लिए। तो देन देखिए क्या है, आपका कई तरीके से होता है, जैसे कि हेल हो गया, रेनफॉल हो गया, है ना, वाइंड हो गया, ये भी आपके मदद करते हैं रॉक्स या फिर स्मॉल पार्टिकल्स को। फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन लगता है ना उस पर, जब हवा टकराती है तो सिंपली वो फ्रिक्शन वर्क करता है, इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको यहाँ से क्या करती है, डिस्पर्स करती है, एक तरीके से कहूँ इसको यहाँ से आइसोलेट करने का काम करती है। ये भी वर्ड बढ़िया नहीं है, क्या कहेंगे, यहाँ से एक तरीके से कहेंगे हटाने की कोशिश करती है ना, फ्रिक्शन। तो ये आपका हो गया रेनफॉल, हो गया हेल, हो गया हेल आपका जो बर्फ पड़ता है ना, ओले पड़ते हैं, तो उससे भी क्या होता है, इनमें ब्रेकर्स आते हैं। अब हम बात करेंगे भाई केमिकल वेदरिंग की, भाई केमिकल से किस तरीके से टूटता है, ब्रेकडाउन होता है। तो देखिए क्या है, ये एक्शन जो होता है, एक्शन ऑफ वाटर ऑफ एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन सॉइल। सॉइल के अंदर क्या है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना। तो ये जो एक्शन होता है ये किनके द्वारा होता है, तो आपका वाटर के द्वारा या फिर ऑर्गेनिज्म के द्वारा भी हो सकता है। वाटर क्या करता है, ब्रिंग केमिकल चेंजेस इन रॉक ड्यू टू डिसॉल्यूशन। ठीक है, डिसॉल्यूशन के कारण क्या होता है, उसमें है ना केमिकल चेंजेस आ जाते हैं रॉक्स में, है ना। उसमें ऑक्सीडेशन हो गया या फिर रिडक्शन रिएक्शन जो है आपका, रिडॉक्स भी कहते हो, क्या दिक्कत है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों रिएक्शन होते हैं इनमें, एंड उसमें क्या है ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस किए जाते हैं ना माइक्रोब्स द्वारा। तो बहुत सारे एसिड्स वगैरह होते हैं जो कि माइक्रोब्स प्रोड्यूस करते हैं। तो जस्ट ये जो कुछ केमिकल्स हैं
या फिर केमिकल चेंजेस के कारण ये इन रॉक्स में क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन होने लगता है, एंड देन वो क्या है, कई पीसेज में टूट के बिखर जाता है, और उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल और ऐड कर दिए तो आपका पूरा का पूरा सॉइल बन जाएगा। एक बार फिर से यहाँ पे मिनरलाइजेशन और ह्यूमिफिकेशन के बारे में बिल्कुल विस्तृत जानकारी दी गई है। तो देखिए क्या है यहाँ पे, स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक और पार्टिकल्स प्रोड्यूस बाय वेदरिंग ऑफ रॉक एंड कन्वर्टेड इनटू होमोजेनस मैट्रिक्स वाया द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन। तो मिनरलाइजेशन तो आपके माइक्रोब्स भी करते हैं, देन और भी आपके कुछ फैक्टर्स हैं। देखिए तो देखिए क्या है, स्मॉल पीसेज जो हैं रॉक्स के, वो पार्टिकल जो उसके होते हैं वो प्रोड्यूस कैसे होते हैं, वेदरिंग के थ्रू, है ना। रॉक्स में जो ब्रेक डाउन होता है उसके थ्रू होते हैं, और वो कन्वर्ट हो जाते हैं होमोजीनियस मैट्रिक्स, यानी एक ही प्रकार के उसमें क्या हो जाते हैं, कण होते हैं ना, कण। तो जो पार्टिकल्स हो गए, एक ही प्रकार के, एक ही टाइप्स के आपको पार्टिकल मिलेंगे। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये कौन से प्रोसेस से होगा, तो ये आपका प्रोसेस होगा मिनरलाइजेशन। अब मिनरलाइजेशन आपके माइक्रोब्स भी करते हैं, यहाँ पे मैंने बताया था अभी, ऑर्गेनिक एसिड के थ्रू। देन उसके बाद देखिए क्या, प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसमें। जैसे कि रूट हो गया, प्लांट है ना, जो कि क्या करते हैं, इन्वेड कर देते हैं सॉइल पार्टिकल को। कभी कभी पत्थर के पास भी है ना, क्या है, मान लीजिए कि यहाँ पे थोड़ा सा सॉइल है, इसके किनारे किनारे पत्थर है, तो इसके रूट्स क्या करते हैं, जस्ट इसको भी ब्रेक करने की कोशिश कर देते हैं, और सच में वो ब्रेक कर भी देते हैं। कभी कभी आप देखोगे कि अपने छत के किनारे पीपल के पेड़ निकल आते हैं, या फिर आपके वो क्या नाम है, बरगद के पेड़ निकल आते हैं, तो वो देख ही रहे हो आप, उनके रूट में इतना ज़्यादा मैकेनिकल फोर्स होता है कि जस्ट वो क्या करते हैं, दीवार तक को फाड़ सकते हैं। तो ये पत्थर क्या चीज़ है, पत्थर को भी एक तरीके से ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो देन उसके बाद क्या है, ब्रेकिंग करने के बाद वो फाइन मेटल में भी बदल जाता है, तो काफ़ी लंबा समय लगता है उसमें। तो माइक्रोब जो है एसोसिएट करता है विद द रूट्स ऑफ द प्लांट एंड सेक्रेट ऑर्गेनिक एसिड। क्या है, माइक्रोब्स क्या करता है, प्लांट के रूट पे होता है, और वो सेक्रेट करता है ऑर्गेनिक एसिड, है ना, ह्यूमिक एसिड हो गया, ह्यूमिक एसिड हो गया। ये क्या है, फर्दर एसिड ब्रेक डाउन द रॉक मटेरियल इनटू फाइन सॉइल पार्टिकल, और जैसे ये फर्दर लगातार ये प्रोसेस होता जाता है और ये सॉइल को फाइन पार्टिकल में बदलते जाते हैं। तो माइक्रोब्स आपके कौन कौन से हो गए ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो बैक्टीरिया, फंगी, एक्टिनोमाइसेट्स हो गए, ये सारे आपके डिकम्पोजिशन प्रोसेस में बड़ी भूमिका निभाते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कन्वर्ट हो जाता है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में, कोई दिक्कत। एंड ब्रेक डाउन जो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो लीड टू फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रोडक्ट सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर हो गया, मिनरल हो गया, इनको बनाने में बनाया जाता है, ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के थ्रू, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो टूटते हैं। देन हम बात कर लें उसके बाद, द प्रोसेस जो है, जो आपका मिनरलाइजेशन ये कहलाता है, द प्रोसेस इज कॉल्ड मिनरलाइजेशन। ये सारा जो प्रोसेस था ना, मिनरलाइजेशन ही था। तो आई होप सो आप समझ भी गए होंगे ये बातों को अच्छे से। तो इनकम्प्लीटली डिकम्पोज जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो बच जाता है मिनरल लेफ्ट आफ्टर मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन के बाद अगर मान लिया कि इनकम्प्लीटली कोई ऑर्गेनिक मटेरियल वो डिकम्पोज नहीं हुआ, तो वो क्या है, फॉर्म्स द ह्यूमस। वो क्या है, ह्यूमस फॉर्म कर देगा। वो कैसा कलर होता है, तो डार्क होता है, होमोजीनियस होता है, अमॉर्फस होता है, और कोलाइडल सब्सटेंस होते हैं। कोलाइडल, जस्ट आपने कोलाइडल सॉल्यूशन तो पढ़ा ही होगा ना, इसमें इस तरीके से ये आपने बिकर लिया, इसमें पानी डाला, एंड उसमें क्या है, मिट्टी डाल दी बहुत सारी, तो ये कैसा होगा, इसमें से अगर हम लाइट पास आउट करें तो टिंडल इफेक्ट होता है ना। तो जस्ट इस तरीके का इसमें क्या है, सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन या फिर कोलाइडल सब्सटेंस बनके तैयार होगा। देन देखिए क्या है, ह्यूमस जो है वो अपने टेक्सचर को लूज कर देता है टू द विच प्रोवाइड द एरेशन एंड हैव द रिटेनिंग वाटर एंड न्यूट्रिशन। अगर इसमें क्या लिखा है, ह्यूमस गिव्स लूज टेक्सचर टू द, हाँ, उसका जो लूज जो टेक्सचर होता है, मैं क्या कह रहा था, हाँ, जो आप अगर इस तरीके से मिट्टी को उठाए तो भुरभुरी से होती है ना, आपके हाथ में आ जाए एंड उसके बाद ऐसे छोड़े तो गिर भी जाता है। तो वो जो लूज टेक्सचर है उसका, है ना, ऐसा तो नहीं लगता कि जैसे कि वो काफी वजनदार है या फिर भारी पत्थर की तरह है, नहीं ना, बिल्कुल लूज टेक्सचर, पॉइस क्या है, एकदम जैसे आटा उठाते हैं ना, कैसा होता है उसका लूज टेक्सचर होता है, वैसे सॉइल का भी होता है। क्यों होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा एरेशन होने के कारण हवा पार्टिकल्स, यानी उसमें ऑक्सीजन का प्रॉपर एरेशन होता रहता है, और वाटर होता है उसमें, और न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो कि उसको एक तरीके से लूज टेक्सचर प्रोवाइड कराता है। जो प्रोसेस होता है सॉइल फॉर्मेशन का, वो डिपेंड करता है सेवरल फैक्टर पे। जैसे कि पेरेंट रॉक है ना, पेरेंट पिताजी इनके, तो जो रॉक है वो क्या है, क्लाइमेट और टोपोग्राफी जो हो गया, टोपोग्राफी कैसे समझाऊं मैं आपको, ये मान लीजिए लैंड है अर्थ पे, और ये ऊंचा नीचा नीचा ऊंचा नीचा नीचा, यानी ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट क्या है आपको यहाँ पे लिखा है ना, रिलीफ लिखा है, तो ये क्या है, आपको डिफरेंट डिफरेंट टोपोग्राफिक कंडीशन मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट आपको इस तरीके के हाइट्स मिलेंगे, है ना, कहीं पे ऊंचा होगा, कहीं पे नीचा होगा। तो ये जो टोपोग्राफिक जो कंडीशन है
और क्लाइमेट हो गया और जो मेटल है, इन्हीं के थ्रू क्या होता है, सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हो गए। देन उसके बाद फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं सॉइल फॉर्मेशन को उनको इंक्लूड कर रहे हैं हम। तो देखिए क्या है, डेवलपमेंट ऑफ सॉइल प्रोफाइल इन्फ्लुएंस बाय द सेवरल फैक्टर। जो हम सॉइल प्रोफाइल बनाते हैं वो कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। दीज आर मेनली इंक्लूड द चेंजेस इन द पेरेंट मेटल। अगर पेरेंट मेटल में अगर चेंजेस आती है तो वो क्या है, या फिर क्लाइमेट चेंज होता है, या फिर टोपोग्राफी अलग हो ऑर्गेनिज्म का, और या फिर ऑर्गेनिज्म अलग हो, तो ये क्या है, एक तरीके से आपका क्या हो सकता है, इन्फ्लुएंस आ सकता है, इन्फ्लुएंस डाल सकता है जो आपका सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट कर सकता है ना। तो ये जो फैक्टर है ना, चेंज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल, सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक चेंज कर देते हैं, गिव टू इट ए डिस्टिंक्टिव प्रोफाइल, और एक तरीके से इसको एक विशेष प्रकार की प्रोफाइल प्रदान करते हैं। आप जाओगे इंडिया के या फिर वर्ल्ड में किसी भी कोने में, तो हर जगह की मिट्टी एक जैसी होती है क्या? कहीं पे रेड होता है, कहीं पे येलो होता है, कहीं पे ब्लैक होता है, ठीक है, कहीं पे ब्राउन होता है। तो आपके डिफरेंट डिफरेंट कलर के मिलते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि भाई इनमें कौन सा मिनरल ऐड है जिसके कारण ये रेड हो गया, ये येलो क्यों हो गया, ये ब्लैक क्यों हो गया। तो इनमें जो मिनरल ऐड होता है उनके कारण। और ये मिनरल वाली बात जो कही ना हमने, वो पेरेंट रॉक पे डिपेंड करता है कि भाई पेरेंट रॉक आपका कैसा है। जैसे आपके माँ बाप होंगे वैसे ही बच्चे होंगे ना, तो जस्ट वैसे ही मिट्टी का भी वही बात है, जो जैसे उसके पेरेंट रॉक होंगे वैसे ही उनका जो टूटने के बाद, वेदरिंग होने के बाद जो सॉइल का फॉर्मेशन होगा वो भी वैसा ही होगा। ठीक है, तो पेरेंट मेटल की बात करें फिर से एक बार, तो ये देखिए क्या है, द पेरेंट मेटल प्ले एक इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, जो कि क्या है, डिसाइड करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉइल, बिल्कुल हमारी तरह। देन उसके बाद क्या है, केमिकल कॉम्पोजिशन हो गया जो पेरेंट मेटल के, वो डिटरमाइन करते हैं सॉइल का कलर, टेक्सचर, स्ट्रक्चर, मिनरल कॉम्पोजिशन, परमेबिलिटी, कि भाई परमेबिलिटी कितना उसमें छेद है और कितना वाटर वो एब्जॉर्ब कर सकता है ना। तो ये सब डिपेंड करता है पेरेंट मेटेरियल पे। बात समझ में आ रही है आपको? एक सॉइल जो है वो डेवलप होता है कैसे, कोरस ग्रेन पेरेंट मटेरियल जो है वो क्या होता है, रेजिस्टेंट टू वेदरिंग एंड कोरस इन टेक्सचर। क्या है कोरस टेक्सचर, उसको कैसे देता है, मतलब थोड़े बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं, तो वो होता है कब, जब कोरस ग्रेन जो है पेरेंट मेटल का, वो एक तरीके से रेजिस्टेंट होता है टू वेदरिंग, यानी उसके बाद वो क्या है, वो फर्दर पार्टिकल में चेंज नहीं हो सकता, टूट नहीं सकता। तो ये अपीयरेंस क्या है, जस्ट उसके पेरेंट मेटल के नेचर पे डिपेंड करता है ना। तो सोयल फॉर्म जो होता है लाइमस्टोन के से, वो क्या होता है, हाई लेवल ऑफ सॉल्युबल बेसिस, उसमें क्या है, सॉल्युबल बेसिस होता है, फर्टाइल इन, क्योंकि आपका जो लाइमस्टोन है उसमें क्या होता है, कैल्शियम होता है ना, कैल्शियम ऑक्साइड जो भी है आपका, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह है ना। तो इसमें क्या है आपका, वो क्या है, सॉल्युबल बेसिस होता है एक तरीके से, कैल्शियम ही आपका क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। तो ये क्या होता है, एक तरीके से फर्टाइल होता है नेचर में। भाई कैल्शियम जो हमारे सॉइल के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है और प्लांट्स के लिए भी है ना, तो एक तरीके से फर्टिलिटी प्रोवाइड करता है। जो सॉइल फॉर्म होता है किससे, पेरेंट मटेरियल से, मतलब पेरेंट मेटल जो कि इसमें क्या हो, लो इन सॉल्युबल आयंस इज एसिडिक। क्या है, मान लीजिए कि उसमें क्या है, सॉल्युबल आयंस क्या हो, कम हो, तो वो कैसा होगा, सॉइल एसिडिक होगा, और एसिडिक मिट्टी में पौधे उगाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, है ना। तो पीएच, कभी कभी हम पीएच चेक करते हैं ना, मिट्टी का पीएच चेक करते हैं। तो देन देखिए, दिस इज बिकॉज द वाटर इज मूविंग थ्रू द सॉइल्स, रिमूव द बेसिस एंड सब्स्टिट्यूट दैम विद द हाइड्रोजन आयन। वो क्या करता है, सॉइल में क्या होता है कि कभी कभी पानी क्या कर देता है, बेसिस को रिमूव कर देता है एंड उसके जगह पे हाइड्रोजन के आयन बना देता है ना। एंड सॉइल जो डेवलप होता है सैंडस्टोन से, वो क्या होता है, लो इन सॉल्युबल बेसिस। क्या होता है, सॉल्युबल बेसिस उसमें क्या होते हैं, काफ़ी कम क्या होते हैं, मतलब सॉल्युबल बेसिस बहुत कम होते हैं उसमें, ऐसा समझ लीजिए। तो डिफरेंट डिफरेंट पेरेंट मेटल हैं, उन्हीं के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, सॉइल में आते हैं। देन क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट भी इन्फ्लुएंस करता है डेवलपमेंट ऑफ सॉइल, सॉइल के डेवलपमेंट के या फिर सॉइल केमिस्ट्री पे, है ना, बहुत ही बड़ा इंपैक्ट डालता है। जैसे कि क्लाइमेटिक फैक्टर्स हो गया, जैसे कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन हो गया, कि भाई केमिकल रिएक्शन किस दर से हो रहा है, एंड आपका सॉइल उसी के अकॉर्डिंग क्या है, आपका सॉइल फॉर्मेशन होता है। प्रेसिपिटेशन भी हो गया आपका, जैसे कि आपका हेल हो गया, रेन हो गया, ठीक है, ये सभी जो भी आपके क्या होते हैं, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो ये इफेक्ट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ हॉरिजन। क्या है, जो डेवलपमेंट होता है अलग अलग हॉरिजन का, वो इफेक्ट करते हैं। देन उसके बाद ट्रांसलोकेशन ऑफ डिजोल्व आयन, जो डिजोल्व आयन है उसके अंदर, उसका किस तरीके से ट्रांसलोकेशन होना है उसके, वो भी डिपेंड करता है। द सॉइल गेट्स अट्रैक्टेड, ठीक है, थ्रू द सॉइल गेट्स अट्रैक्टेड, जिससे कि वो सॉइल अफेक्ट होता है, अट्रैक्ट कह रहा हूँ, अफेक्ट होता है। तो सॉइल आपका क्या है, हॉट, ड्राई,
डेजर्ट रीजन में आपका कैसा होगा, जनरली डिवॉइड होगा, है ना, यानी इसमें ऑर्गेनिक मेटेरियल क्या होंगे, कमी होंगे, है ना, बिकॉज लेस वेजिटेशन, वहाँ पे वेजिटेशन कम होता है, माइक्रोबियल स्पीसीज कम होते हैं, है ना, अवेलेबल होते हैं, कम होते हैं, इसलिए उसमें कैसा होता है, तो वहाँ पे डिकम्पोजिशन नहीं होता प्रॉपर, तो उसमें क्या है, वेजिट आपको डेजर्ट में कैसे मिलेंगे, तो आपको डिवॉइड मिलेगा, है ना, ऑर्गेनिक मेटेरियल कम मिलेगा, ना के बराबर। लैक ऑफ प्रेसिपिटेशन, ऊपर चल ले, हाँ, लैक ऑफ प्रेसिपिटेशन जो है इनहिबिट करता है केमिकल वेदरिंग, लीडिंग टू कोरस टेक्सचर सॉइल एंड एरिड रीजन। एरिड रीजन वही रेगिस्तान, थार, थार हो गया, सहारा हो गया, इन सब जगहों पे क्या है, इन सब जगहों पे बहुत ड्राई रीजन होता है, प्रेसिपिटेशन बहुत कम होता है, बारिश बहुत कम होती है, यहाँ पे मॉइस्चर रात के वक्त कम हो गिरता है, ओस कम गिरते हैं, है ना, तो ये सारी चीज़ें की कमी होने के कारण वहाँ का सॉइल का जो टेक्सचर होता है वो कोरस रह जाता है, वो रीजन क्या कहलाता है, आपका एरिड कहलाता है, ठीक है, तो ये केमिकल वेदरिंग को लीड करता है तब। देन देखिए क्या है, इन कॉन्ट्रास्ट हाई रेट ऑफ एनुअल प्रेसिपिटेशन, मान लीजिए कि कहीं पे हाई रेट ऑफ एनुअल प्रेसिपिटेशन, सालाना वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रेसिपिटेशन होता है ना, तो वो क्या करता है, ऑर्गेनिक मेटेरियल को फ्लशेस आउट कर देता है फ्रॉम दी सॉइल, ठीक है, यानी बहा देता है, ऑर्गेनिक मेटेरियल को ही उसमें से बहा देता है। अब कोल्ड टेम्परेचर की बात करें तो वो रिस्ट्रिक्ट करता है माइक्रोबियल एक्टिविटी को, है ना, इसके कारण भी इफेक्ट होता है ऑर्गेनिक क्या कहते हैं, सॉइल का बिल्डअप मतलब बनने में। कुछ आपके क्या हो गए, ऑर्गेनिक मेटेरियल हो गए टुंड्रा रीजन में, तो वहां पे भी ये क्या है, एक तरीके से इंपैक्ट करते हैं। देन उसके बाद लिखा है द वार्म एंड वेट ट्रॉपिक्स, क्या लिखा है, ट्रॉपिक रैपिड रेट ऑफ बैक्टीरियल एक्टिविटी प्रमोट द डिकम्पोजिशन लीडिंग टू बिल्डअप ऑफ हायर ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, ये रहा आपका अर्थ, एंड यहाँ पे आप सभी को मालूम है कैंसर, ये कैप्रिकॉन, फिर से एक बार, और बीच वाला आपका इक्वेटर, इक्वेटर पे सीधी धूप पड़ती है, यहाँ पे आपका ट्रांसपिरेशन, इवेपोरेशन, वेपोरेशन भी आपका भारी मात्रा में होता है, जिसके कारण यहाँ पे रेनफॉल होता है दबा के, प्रेसिपिटेशन दबा के होता है, और यही जो प्रेसिपिटेशन होने के कारण यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या लिखा था, क्या लिखा है, तो कई सारे बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो गए, बैक्टीरियल एक्टिविटी हो गए, वो प्रमोट करता है डिकम्पोजिशन को, है ना, और उसी से आपके हाई ऑर्गेनिक मैटर भी तैयार होते हैं। देन उस पे बाद इसमें लिखा है रेट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, तो वो इनहेंस किस कारण होता है, तो जैसे कि टेम्परेचर राइज होता है ना, राइजिंग इन टेम्परेचर, तो उसके कारण भी इनहेंस होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस बढ़ता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी हो गया, मॉइस्चर हो गया, ये सारे क्या है, जो आपके बैक्टीरिया हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फलने फूलने में मदद करते हैं, है ना, एक उन्हें एक्चुअल जो कंडीशन चाहिए होता है, टेम्परेचर चाहिए होता है, वो अगर उन्हें प्रोवाइड कर दी जाए तो वो अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन गेट डबल्ड इन इच 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, अगर मान लीजिए कि भाई ये जो रिएक्शन को तेज करना है, तो अगर 10 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ जाता है टेम्परेचर में, तो एक तरीके से तेजी आ जाती है उसमें। एंजाइम क्या है, कैटेलाइज करता है इन रिएक्शन को, यानी एंजाइम क्या करता है, रिएक्शन को बढ़ाता है, कैटेलाइज क्या करता है, तेज करने का काम करता है ना रिएक्शन को, जस्ट वही चीज़, तो वो क्या है, सेंसिटिव टू हाई टेम्परेचर अटेंड कर ले, अगर मैक्सिमम टेम्परेचर आपका 30 से 35 हो जाए, है ना, तो तब आपका क्या है, इस तरीके का कैटेलाइज रिएक्शन हो जाएगा। द वेलोसिटी ऑफ वाटर डिटरमाइंस द रेट ऑफ सॉइल इरोजन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। अब देखिए क्या है, पहाड़ों से गिर रहा है पानी, पहाड़ों से जब पानी गिरता है तो काफ़ी ज़्यादा वेलोसिटी के साथ क्या आता है, सरफेस पे आता है वाटर, ठीक है, और वो क्या करता है, यहाँ पे जो साइड साइड जो सॉइल होता है उसको इरोजन करने का भी काम करता है, यानी मिट्टी का कटाव करता है। ये क्या लिखा है, डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मेटेरियल, और क्या है, ऑर्गेनिक मेटेरियल का भी डिपोजिशन करता है ना। द रेट ऑफ percolation of water, the movement of water from the one part of the soil and another part of the affected by climate, ठीक है, यानी ये परकोलेशन रेट जो है वाटर का क्या बता रहा है, ये जस्ट एग्जांपल में बताया, जो मूवमेंट होता है ना वाटर का, है ना, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, है ना, सॉइल की तरफ, तो एक तरीके से क्या है, अफेक्ट करता है, किसके द्वारा, क्लाइमेट के द्वारा अफेक्ट होता है वो। तो देन उसके बाद लिखे, क्या लिखा है ये, the rate of absorption of the solar radiation is regulated by the soil properties such as color, तो जैसा कि उसका डार्क कलर होता है ना, तो वो क्या करता है, सोलर एनर्जी को, रेडिएशन को भी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, तो वो भी काम हो गया। एंड डार्क सॉइल एब्जॉर्ब करता है मोर रेडिएशन, यानी काली मिट्टी जहाँ पे होगी वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, जैसे सनलाइट पड़ेगी यहाँ पे और ये सारे सनलाइट क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगी, तो कुछ इस तरीके का होता है। देन टोपोग्राफी, अभी अभी हम बात ही कर रहे थे टोपोग्राफी की, तो टोपोग्राफी आ गया। टोपोग्राफी क्या होता है, एलिवेशन, यानी
आपका जो लैंड है, अर्थ है, अर्थ में आपको क्या है, अलग अलग आपको टोपोग्राफी, आपको लिथोस्फीयर देखने को मिलेगा। कहीं पे ऊंचा नीचा, कहीं पे बराबर एक जैसी आपको क्या है भूमि सपाट नहीं मिलेगी। तो ये क्या है, आपको कहीं पे एलिवेशन ज्यादा देखने को मिलेगा, कहीं पे आपको एलिवेशन कम देखने को मिलेगा। तो यही आपका क्या कहलाता है, टोपोग्राफी कहलाता है। तो ये क्या है, फैक्टर है जो कि पोसेस करता है, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालता है किसपे, सॉइल फॉर्मेशन में। तो देखिए क्यों, क्योंकि जो आपका जो रन ऑफ होता है ना वाटर का, मैंने अभी भी बताया पहाड़ों से जो पानी गिरता है तो काफी ज्यादा तेज वेलोसिटी के साथ गिरता है, और कई सारे पत्थरों को, बेड रॉक कह रहा हूँ, फिर पैरेंट रॉक को तोड़ ताड़ के मिट्टी में, पानी में मिलाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो काफी ज्यादा स्लोप के कारण यहाँ पे काफी तेजी से पानी गिरता है। यहाँ पे लिखा भी है, स्लोप एंड एंगल के ज्यादा होने के कारण रन ऑफ इम्पैक्ट होता है वाटर का, है ना। व्हेन रेनफॉल होता है सरफेस पे, अगर रेनफॉल होता है तो वाटर इरोजन क्या करता है, वाटर इरोज करते हुए इज मोर इफेक्टिव एंड स्टेपर ऑन अनवेजिटेटिव स्लोप। ठीक है, अनवेजिटेटिव जहाँ पे आपके वेजिटेशन नहीं होते ना उस स्लोप में, तो वहां से आपके कई सारे इरोजन करते हुए लाता है। वाटर मूविंग across the surface drive after the parent metal thus the impeding सॉइल डेवलपमेंट। ठीक है, जो वाटर मूव हो रहा है सरफेस की तरफ, है ना, वो पेरेंट मेटल हो गया, एक तरीके से क्या है, सॉइल डेवलपमेंट में एक तरीके से काफी बड़ी भूमिका निभाता है ये। तो जो अमाउंट है वाटर का, है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इंक्रीज डाउन द स्लोप डायरेक्शन, है ना, जो आपका जो अमाउंट होता है ना वाटर का, वो ही आपका क्या है, इट्स एक तरीके से, और जो रेट होता है मतलब डाउन और स्लोप के डायरेक्शन का, वो एक तरीके से काफी ज्यादा डिपेंड, मतलब वो सॉइल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अब बात कर ले कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स की, तो बायोलॉजिकल फैक्टर में आपका क्या हो गया, सॉइल इंक्लूड करता है वेजिटेशन को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और कई सारे उसके साथ एसोसिएट रहते हैं फौना, है ना, किसी पर्टिकुलर रीजन में पाए जाने वाले जो जानवर वगैरह हो गए ना। तो ये सारे क्या है, एक तरीके से कंसिस्ट करते हैं बायोलॉजिकल कंपोनेंट को। तो देखिए क्या है, ये जो ऑर्गेनिज्म है वो इन्फ्लुएंस करते हैं क्या, सॉइल कॉम्पोजिशन को, है ना, बहुत ही ग्रेटर एक्सटेंट पे। तो देखिए क्या है, ये जो क्या है, सॉइल फॉर्मिंग फौना मेनली इंक्लूड द माइक्रो सच एज बैक्टीरिया हो गया, है ना, फौना आपका बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंगी भी, एक्टिनोमाइसेट हो गया, अर्थवर्म हो गया, स्मॉल आर्थ्रोपॉड्स हो गया, ये सभी क्या है, या फिर कुछ ब्यूरोइंग क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं, जैसे कि रैबिट हो गया, मोल हो गया, ये सभी क्या है, अनमोल है मिट्टी बनाने के लिए, है। तो ये देखिए क्या, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस उनके द्वारा की जाती है। ठीक है, सॉइल के अंदर होके, सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और कई सारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि वो रूट में चले जाते हैं प्लांट के, है ना, और वो क्या करते हैं, बिल्ड ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल इन सॉइल, क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल क्या है, सॉइल के अंदर बना रहे होते हैं। पाइनियर स्पेसीज की बात करें, सच एज ग्रासेस हो गया, एल्गी हो गया, ये लीड करता है टू बिल्ड अप ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, ये ऑर्गेनिक मैटर बनाने में काफी ज्यादा मदद करता है। सरफेस की बात करें पेरेंट मेटल की, है ना, तो उसके ऊपर भी वो चिपका होता है, मैंने बताया था अभी, बड़े बड़े पत्थर होते हैं उसके ऊपर आपको एल्गी ग्रो होता हुआ दिख जाएगा, ग्रास ग्रो होता हुआ दिख जाएगा कभी कभी। तो ये सारी चीजें जहाँ पे मॉइस्चर प्रेजेंट हो तभी हो पाता है ऐसा। तो देन देखिए क्या है, द सॉइल डेट पोजेसेस लेस नंबर ऑफ माइक्रोब्स। सॉइल जो है, मान लीजिए कि अगर कोई लेस नंबर ऑफ माइक्रोब्स अपने पास रखता है सॉइल के अंदर, तो वो एरिया आपका क्या कहलाएगा, वो कैसा मिट्टी कहलाएगा, तो डेजर्ट सॉइल कहलाएगा। हाँ, इट इज नॉट वेल फॉर्म्ड लैक ऑर्गेनिक मेटल। ठीक है, ये एक तरीके से पूरी तरीके से मिट्टी का फॉर्मेशन नहीं होता है और इसमें ऑर्गेनिक मेटल की काफी कमी होती है। टाइम की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल पैडोजेनिक, यानी सॉइल फॉर्मिंग जो है प्रोसेस कहाँ होता है, बहुत लंबा समय लगता है इसमें। यंग सॉइल जो है शो करता है ओनली मिनरल प्रोफाइल। ठीक है, मिनरल प्रोफाइल डेवलपमेंट को ही शो करता है, यानी उसके अंदर मिनरल से मिलेंगे आपको, वहां पे आपको ऑर्गेनिक मेटल नहीं मिलेगा देखने को। पोजेस ओनली हॉरिजन ए, हॉरिजन ए को ही वो पोजेस करता है, अपने हॉरिजन ए को ही, वो हॉरिजन ए यानी सबसे ऊपर वाला जो लेयर हो गया। तो अभी हम पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट हॉरिजन के बारे में। तो वाइल द मैच्योर सॉइल्स पोजेसेस ऑल द हॉरिजन, जबकि आपका जो मैच्योर सॉइल होता है वो काफी सारे हॉरिजन्स को अपने पास रखता है, कई सारे आपको हॉरिजन्स मिल जाएंगे। ठीक है, देन सॉइल के जो फैक्टर हैं यहाँ पे लिखा पड़ा है, सॉइल फॉर्मेशन के लिए जो प्रोसेसेस हैं जो कि अफेक्ट करते हैं सॉइल फॉर्मेशन के लिए, तो यहाँ पे आपका क्लाइमेट हो गया सबसे पहला, टोपोग्राफी हो गया कि भाई पहाड़ों पे धार कैसा है पानी का, अगर हाईली वेलोसिटी के साथ आएगा तो कई सारे पत्थरों को तोड़ तोड़ के भाग लाएगा। उसके बाद पेरेंट मेटल, ये पत्थर हो गया आपका। देन ये पत्थरों को क्या है, डिकम्पोज करना है, तोड़ना है, फोड़ना है, तो ये कौन करेंगे, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म कर सकते हैं, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, माइक्रोब्स हो गया, और इन सब प्रोसेस को करने में टाइम का कंजप्शन होता है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, इस तरीके से आप डायग्राम के थ्रू समझा सकते हैं सॉइल को। एंड कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल की बात करें
तो इसमें आपको क्या है, मेनली आपका कंपोज होता है 4 एलिमेंट से, आपका मेनली 4 एलिमेंट से कंपोज होता है। पहला आपका हो गया ऑर्गेनिक मैटर, दूसरा हो गया आपका एयर, एंड तीसरा हो गया आपका वाटर। ठीक है, मिनरल, ऑर्गेनिक मैटर, एयर और वाटर, अगर आपको ये 4 यार मिल जाए साथ, तो ये क्या है, मिट्टी का कंपोजिशन कर लें, ऐसा समझिए। आपका जो टॉप सॉइल है वो कंसिस्ट करता है 45% मिनरल। टॉप सॉइल 45% मिनरल बॉय साहब। देन उसके बाद क्या है, आपका नेक्स्ट वाला जो लेयर होगा वो 25% आपका वाटर कंटेन करता है, मतलब यही वाला टॉप सॉइल ही 25% आपका वाटर करता है कैरी, और भी कुछ है क्या। उसके बाद 25% आपका एयर करता है, और 5% आपका ऑर्गेनिक मेटल होता है, ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, डिस्क्राइब कर दीजिएगा। देन उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, जो परसेंटेज है कैन वेराई ट्रिमेंडसली, क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सॉइल। अब जैसे जैसे टाइप ऑफ सॉइल चेंज होता जाएगा वैसे वैसे क्या है, ये जो आपकी ये जो परसेंटेज है ना, इसमें आपको चेंजेस देखने को मिल सकता है। हो सकता है मिनरल आपका थोड़ा कम हो जाए, आपका वाटर ज़्यादा हो जाए, है ना, या फिर वाटर ज़्यादा हो जाए, आपका मिनरल कम हो जाए, है, या फिर आपका एयर कम हो जाए, या फिर ऑर्गेनिक मटेरियल ज़्यादा हो जाए। तो कुछ इस तरीके का इसमें कॉम्पोजिशन में आपके वेरिएशन आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए देर भी रखा है, ये कॉम्पोजिशन पाई चार्ट बना रखा है, कॉम्पोजिशन ऑफ आइडल सॉइल। तो आइडल सॉइल का कॉम्पोजिशन यही होता है जो अभी मैंने बताया ना, 45% उसमें मिनरल होना चाहिए, 25% वाटर होना चाहिए, 25% एयर एंड 5% ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, तो गमले में आप जब आप मिट्टी तैयार करेंगे ना, तो ये इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तौल के डालिएगा सब कुछ। तो यहाँ पे देखिए ग्रे वाला जो कलर से यहाँ पे मिनरल को दर्शाया गया, व्हाइट वाला जो कलर है वो एयर को दर्शाया गया है यहाँ पे, एंड जो ब्लैक वाला कलर है वो वाटर को दर्शाया गया है, एंड ऑर्गेनिक मेटल जो है वो व्हाइट वाला, ये वाला, तो ये आपका ऑर्गेनिक मेटल को दर्शाया गया है। सॉरी, ये वाला ऑर्गेनिक मेटल है, और ये आपका ये सॉइल एयर है। ठीक है, क्योंकि ये 45% है ना, और ये आपका क्या कह रहा हूँ मैं, 25% है, ये 45% हो गया, और ये 5% हो गया। कुछ इस तरीके से कॉम्पोजिशन होता है। मिनरल की बात करें तो मिनरल कैसे फॉर्म होता है, तो ये ब्रेक होता है ना, बेड रॉक कह रहा हूँ फिर से, पैरेंट रॉक है ना, मेटल ब्रेक होता है और उसमें एडिशन होता है, कुछ डिजॉल्व होते हैं सब्सटेंसेस, तब जाके वो मिनरल्स एक तरीके से मिनरल का फॉर्मेशन होता है। देखिए क्या है, मेनली ये इंक्लूड करते हैं एलिमेंट जैसे कि आपका कार्बन हो गया, भाई पूरी दुनिया, पूरा एक एक कण जो है हमारा, उसमें कार्बन का जो कॉम्बिनेशन है वो तो हर जगह लगा हुआ है ना। तो हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सिलिका हो गया, और वेरियस एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हो गए। इन सब का कॉम्पोजिशन ये सब मिनरल कहलाते हैं। आप समझ में आ गया मिनरल किसे कहते हैं। देन उसके बाद क्या है, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, सोम, SOM। ये सोम कौन है भाई, तो देखिए क्या, ऑर्गेनिक मैटर जो है कंसिस्ट करता है डेड प्लांट्स को, एनिमल को, माइक्रोब्स को, फंगई को, या उसके पार्ट्स को, है ना, या फिर वेस्ट प्रोडक्ट को। भाई वेस्ट प्रोडक्ट भी तो निकालेंगे, ये एनिमल है। तो ये सभी चीज़ों को वेरियस स्टेजेस पे वो क्या है, एक तरीके से उसका फिर बाद में डिकम्पोजिशन होता है। तो जस्ट ये आपके क्या कहलाते हैं, SOM कह सकते हैं, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। ये ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं, बनते हैं बाद में माइक्रोब्स के द्वारा। तो देखिए क्या, इट इज़ फॉर्म्ड एट द रिजल्ट ऑफ, ये किस तरीके से फॉर्म होते हैं, तो डेड एंड डिकिंग सब्सटेंस है, उनका डिकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जस्ट उसी का रिजल्ट होता है ये। एलिमेंट जो है कॉम्पोजिशन सोम के अंदर जो है आपका एलिमेंट का जो कॉम्पोजिशन है वो कैसा होता है, तो आपका कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, इनका कॉम्पोजिशन आपको मिल जाएगा। ऑर्गेनिक मैटर की बात करें तो वो एक माइनर पोर्शन में होता है ना, जैसे कि अभी 5% हमने बताया था ना, तो आपका माइनर पोर्शन में होता है, एंड द सॉइल बट अ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन द प्रॉपर्टीज, और बहुत ही ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट भी डालता है, स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालता है उसके प्रॉपर्टीज में, है ना। तो देन उसके बाद क्या है, एंड फंक्शन ऑफ सॉइल में जो सॉइल फंक्शन करती है उस पर भी इम्पैक्ट डालता है। उसके बाद लिखा है यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर जो है एबल होता है क्या होल्ड कर सके लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को, है ना। भाई ऑर्गेनिक मैटर नहीं रहेगा तो वाटर पे एब्जॉर्ब, जैसे कि आपका रेगिस्तान में एरिड सॉइल होता है, उसके ऊपर आपका बहुत कम मात्रा में आपका क्या होता है, ऑर्गेनिक मेटल होता है, या ना ही कहूँ ना ही के बराबर होता है, इसी कारण वो वाटर को होल्ड नहीं कर पाता, इसलिए वहाँ पे जो वेजिटेशन होता है बहुत ही ज़्यादा आपका लो होता है ना, कैक्टस वगैरह ही वहाँ पे ग्रो होते हैं। एक और चीज़ लिखा है यहाँ पे, जो वाटर है वो हेल्प करता है किसमें, बाइंडिंग करने में। क्या कह रहा हूँ मैं, जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो वाटर को बाइंड करने में हेल्प करता है ना, सॉइल को, सॉइल से, एंड होल्ड करता है द होल्डिंग द सॉइल एग्रीगेट्स टुगेदर। ठीक है, सॉइल्स के जो पार्टिकल हो गए वो आपस में एक तरीके से जोड़े रखने का काम करता है वाटर, है ना,
तभी तो वो क्या होते हैं, रेगिस्तान के रेत यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ उड़ के जाते रहते हैं। लेकिन आपके बगीचे का मिट्टी क्या इधर से उधर जाता है? सिंपल सी बात है, पानी के पानी होगा उसमें, ऑर्गेनिक ह्यूमस होगा उसमें, तो वो वहीं का वहीं रहेगा, ठीक है। तो देन उसके बाद आपका क्या लिखा है, ऑर्गेनिक मैटर जो है वो आपका हाई कैटायन होता है, उसमें कैटायन यानी पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, एक्सचेंज कैपेसिटी रखता है अपने पास, CEC, ठीक है। तो उसके बाद क्या लिखा है, द नेगेटिव चार्ज जो है ऑर्गेनिक मैटर पे वो क्या है, सॉइल क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद द कैटायन नेसेसरी फॉर द प्लांट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ये जो ग्रोथ होता है ना प्लांट का और रिप्रोडक्शन होता है उसमें काफी ज्यादा हेल्पफुल है कैटायन का। यहाँ पे सॉइल जो है एक तरीके से ऑर्गेनिक मैटर को कंटेंट करता है 20 to 35% उसके वेट का, है ना। ऑन अ ड्राई वेट की बात कर रहे हैं हम, अगर कोई ऑर्गेनिक मैटर है तो उसका जो ड्राई वेट होगा वो 35% या फिर 20% हो सकता है पूरे मिट्टी का, है ना। इस कंसीडर एज ऑर्गेनिक सॉइल, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक सॉइल कहते हैं। अगर किसी भी मिट्टी में 20 से 35% अगर उसका मास ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक मैटर से, तो उसको हम ऑर्गेनिक सॉइल कहेंगे। एयर और वाटर जो है आपका यहाँ पे है, ठीक है। एयर और वाटर क्या है, ऑक्यूपाई करता है पोर्स को, जो स्पेसेस होते हैं ना बिटवीन द सॉलिड सॉइल पार्टिकल्स के बिटवीन। द अमाउंट जो होता है एयर प्रेजेंट इन द सॉइल डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। जो ये एयर होते हैं ना सॉइल पे डिपेंड करता है, ठीक है। और जो अमाउंट होता है वाटर का उस पर भी डिपेंड करता है कि भाई ये जो मिट्टी है, मिट्टी में पहले से ही पानी ने कितना जगह रखा है। अगर मान लीजिए कि इसमें ज्यादा पानी है, इसमें ज्यादा पानी है तो इसमें वाटर नहीं आएगा उतना, है, क्योंकि जो इसमें इसके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेसेस जो है, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेसेस है वो वाटर को होल्ड कर रखा है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इसमें पानी कम है तो ये क्या है, ऑक्सीजन को ज्यादा कैरी करेगा। इन मोर वाटर इज प्रेजेंट देन द पोर स्पेस कैन होल्ड, क्या है, इफ मोर वाटर क्या है कि वो जो पोर्स होते हैं ना मिट्टी के बीच में, अगर वो कैरी करता है तो उसको हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉइल कहेंगे या सैचुरेटेड कहेंगे, है ना। इफ द सॉइल सैचुरेटेड बाय वाटर, अगर मान लीजिए कि सॉइल सैचुरेटेड हो जाए वाटर से, तो उसमें लिटिल एयर इज अवेलेबल मिलेगा, यानी इसमें पानी ज्यादा भर दें तो उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन कम जाएगा। इसलिए बोलते हैं ना गमले वमले में पानी उतना ही डालिए जितना उसको रिक्वायरमेंट हो पौधे को। अगर हम ज्यादा डाल देंगे तो वो जस्ट क्या करेगा, वो जो पोर में जो आपका ऑक्सीजन है उसको भी बाहर कर देगा मिट्टी से, है ना। तो उसके बाद क्या है, एनारोबिक कंडीशन में क्या होता है, ये जो एयर स्पेसेस हैं वो फिल्ड हो जाते हैं वाटर से, फिल्ड विथ वाटर। एनारोबिक कंडीशन हो गया ना, उसमें ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, ऑक्सीजन नहीं जा रहा तो इसका मतलब वो जो पोर्स है उसके अंदर वाटर फिल्ड हो गया, है ना। और ऑक्सीजन और अदर गैसेज जो है अनेबल टू डिफ्यूज फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द एटमॉस्फेयर, और अनेबल एक तरीके से जो आपके अदर गैसेज हो गए, आपका ऑक्सीजन हो गया, वो डिफ्यूज नहीं कर पाएगा मिट्टी के अंदर, वो वापस नहीं जा पाएगा क्योंकि इनके स्पेस को तो पानी ने घेर लिया है, वाटर पार्टिकल ने घेर लिया है। देन उसके बाद देखिए, एयर हेल्प करता है प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस होता है उसमें हेल्प करता है, वो कन्वर्ट करता है ऑर्गेनिक मेटल को यूजफुल एलिमेंट्स में, ठीक है। ऑक्सीडेशन होगा तब वो यूजफुल एलिमेंट्स में बदल पाएंगे। अमाउंट जो होता है वाटर का वो आपका सॉइल पे डिपेंड करता है, कैसे, जो सॉइल का टेक्सचर हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ पे सैंडी सॉइल लिखा है, वो क्या है, ज्यादा वाटर को ड्रेन करता है, क्यों कि वहां पे जो सैंडी हो गया, ये सैंडी के पार्टिकल्स भी थोड़े बड़े होते हैं और उनके पार्टिकल के बीच में पोर जो होते हैं वो भी ज्यादा होता है, क्या होता है, वो भी ज्यादा होता है। जब हम यहाँ से पानी डालते हैं तो वो इजिली इन पोर्स के बिटवीन बीचों बीच से निकल जाता है, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा वाटर को ड्रेन कर लेता है, एब्जॉर्ब करने का काम करता है और जल्दी करता है। एक चीज ये जल्दी करता है, एक रेता लीजिए और उस मग्गे में रेता भर दीजिए और उसमें पानी डालिए, इतना ही जितना वो मतलब एब्जॉर्ब कर सकता है उतना ही डालेंगे ना, उससे ज्यादा डालेंगे तो वो ऊपर की ओर बहने लगेगा। तो एक क्या कहते हैं, इसमें पानी डालेंगे तो सारा का सारा वो जहाँ पे पोर्स होंगे खाली खाली वो वहां पे घुस जाएंगे और तुरंत होगा ये काम। लेकिन अगर हम क्ले की बात करें तो क्ले क्या करता है, वाटर को, उसको वाटर के पार्टिकल के बिटवीन क्या होता है, काफी टाइम लगता है। कैसे, तो जैसे कि इन एरियाज ऑफ लो एवेपोरेशन रेट, अगर मान लीजिए कि वैसा एरिया जहाँ पे लो एवेपोरेशन रेट है, वाटर मूव्स डाउनवर्ड एंड डिसॉल्व इन द सॉल्युबल मिनरल्स टुगेदर, द सॉल्युबल ह्यूमस मटेरियल इज कॉल्ड द लीचिंग और इलोवेशन, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, जो एक एरिया है ना लो एवोपरेशन रेट वाला, यहाँ पे एवोपरेशन रेट काफी कम है, यानी सनलाइट प्रॉपर नहीं आती होगी, ऐसा समझ लीजिए। तो वाटर कहाँ होता है, मूव करता है डाउनवर्ड, वाटर कहाँ करेगा, डाउनवर्ड की तरफ मूव करेगा, वाटर का डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा। यहाँ पे सनलाइट प्रॉपर नहीं आ रही है, ठीक है। ऐसा मान लिया कि बादल ने घेर लिया, चांद छुपा बादल में, यहाँ पे सन है, तो यहाँ पे क्या होगा, इवोपरेशन जो है जिस रेट से होना चाहिए वो रेट से नहीं हो पाएगा, तो वाटर क्या होगा, वो डाउनवर्ड जाएगा,
है, और वो डिजोल्व हो जाएगा किसमें, सॉल्युबल मिनरल्स में। यहाँ पे कई सारे सॉल्युबल मिनरल्स होंगे, उसके अंदर क्या होगा, जाके घुस जाएगा, मिनरल में मिल जाएगा। तो जो किसके साथ, सॉल्युबल ह्यूमस के साथ भी, है ना, वो क्या है, सॉल्युबल ह्यूमस के साथ टुगेदर एक साथ आ जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं, लीचिंग या फिर इलुविएशन कहते हैं। याद रखिएगा, इस प्रोसेस को हम इलुविएशन कहते हैं, जब आपका सनलाइट प्रॉपर नहीं होता। वाटर जो प्रेजेंट होता है आपका, वो सॉइल में डिफरेंट तरीके से होता है। बात करें ग्रेविटेशनल ग्राउंड वाटर की बात करें, तो ग्रेविटेशनल का ही है, ग्राउंड वाटर का ही एक बात कह सकते हैं, क्योंकि ये जो है आपके मिट्टी के कई लेयर के बाद यहाँ पे आपका क्या है, ग्राउंड वाटर इस तरीके से मिलेगा, है ना, धरती के नीचे नदी चल रही है, ऐसा समझिए। तो ये जो प्रोसेस वाटर जो है मूव करता है किसमें, इनटू द सॉइल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। जितना भी यहाँ पे बारिश होता है, ये बादल है, ये बादल है, ये बादल है, यहाँ से पानी गिर रही है, बारिश बूंदे गिर रही हैं। ये बूंदे क्या है, बूंदे ये नीचे क्यों आ रही है, ये नीचे आके ग्राउंड वाटर को क्यों रिचार्ज कर रही है? सिंपल से रीजन है भाई, ग्रेविटी। ग्रेविटी फोर्स लग रहा है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से वाटर क्या है, नीचे जा रहा है ना, नीचे स्पीड कह रहा हूँ, एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, ठीक है। तो यानी इसमें क्या है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के कारण रेन वाटर क्या हो जाती है, इरिगेट हो जाती है ना, इसलिए इसको हम ग्रेविटेशनल वाटर भी कहते हैं, ठीक है। अगर ग्राउंड वाटर की जगह कहीं पे ग्रेविटेशनल वाटर लिख दिया तो घूम मत जाना, ऐसा समझना कि ये ग्रेविटेशनल वाटर और कुछ नहीं है, ये ग्रेविटेशन के प्रभाव के कारण ही ये नीचे आया है ग्राउंड में, और इसे हमने ग्रेविटेशनल वाटर कह दिया। कैपिलरी वाटर क्या होता है, तो अमाउंट ऑफ वाटर होता है वो रिटेन कर लिया जाता है इन सॉइल में अगेंस्ट द पुल ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। मान लीजिए कि ग्रेविटी के अगेंस्ट भी तो वर्क होता है, कैसे होता है, इवेपोरेशन होता है। तो क्या होता है, वाटर क्या होता है, अगेंस्ट ग्रेविटी मूव करता है, क्या होता है, अगेंस्ट ग्रेविटी मूव करता है। तो जो सॉइल के द्वारा जो रिटेन किया जाता है ना, पुल ऑफ ग्रेविटी होने के कारण भी क्या है, अगेंस्ट द पुल ऑफ ग्रेविटी, वो आपका क्या है, कैपिलरी वाटर कहते हैं उसे शायद। द वाटर इज इनक्लोज्ड इन बिटवीन द स्पेसेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स, क्या है कि सॉइल पार्टिकल्स के बीच, बिटवीन में, हाँ, कई सारे जो वाटर के जो कण होते हैं ना, वो जस्ट सॉइल पार्टिकल्स के बिटवीन आ जाते हैं, एज अ थिन फिल्म, और वो एक थिन फिल्म, एक पतला परत होता है ना, तो जस्ट उसकी तरह वो उसमें आ जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि प्रॉपर वाटर सारा का सारा इवेपोरेट हो जाए, उसमें ह्यूमस भी तो होता है ना। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर यूटिलाइज बाय द प्लांट। और यही जो वाटर होता है ना, ऐसा नहीं है कि सारा प्लांट वो वाटर जो है मिट्टी का ग्राउंड वाटर में चला जाए, तो जो ऊपर में जो पौधे हैं उनको कैसे मिलेगा पानी, है ना। तो कुछ ऐसा भी वो होता है, पुल ऑफ ग्रेविटी शो करता है वाटर, है ना, जो कि इवेपोरेशन हो गया, काफ़ी सारे प्रोसेस हैं उसके कारण ये ऊपर में एक थिन लेयर बना के रहता है। जब जब वाटर चाहिए होता है पौधों को, तो वो डायरेक्ट यहाँ पे मिट्टी के थिन फिल्म लेयर से ले लेता है। तो एक तरीके से ये क्या मैंने बताया, मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है वाटर का, जो कि यूटिलाइज किया जाता है प्लांट द्वारा, ठीक है। एक और यहाँ पे लिखा है हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या है ये, तो देखिए क्या है, द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर ड्राइड सॉइल, क्या है, जो अमाउंट ऑफ वाटर जो है किसमें है, एयर ड्राइड सॉइल, यानी हवा से क्या हो जाए, वो मिट्टी सूख जाए एक तरीके से। तो जो वो वाटर प्रेजेंट होता है ना, रिलेटिवली अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में, वो आपका क्या कहलाता है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहलाता है, चाहे वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में क्यों ना हो, ठीक है, वो जो भी मॉइस्चर ही क्यों ना हो, है ना, वो आपका क्या कहलाएगा, हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहलाएगा। ये जो मॉइस्चर है, होल्डिंग कैपेसिटी होती है सॉइल की, वो गवर्न किसके द्वारा की जाता है, तो जो प्रॉपर्टी होती है ना, सच एज पार्टिकल साइज, कि भाई इतने बड़े बड़े पार्टिकल हैं, इतना बड़ा पार्टिकल है, इतना बड़ा पार्टिकल है, नुन्नू सा बहुत छोटा सा पार्टिकल है, तो पार्टिकल के साइज पे डिपेंड किया जाता है ना। पोरोसिटी, ठीक है, अगर मान लीजिए ज़्यादा बड़े बड़े पार्टिकल होंगे तो उनके बीच बिटवीन जो स्पेस होगा वो भी क्या होगा, आपका ज़्यादा बड़ा होगा, पोरस होगा, ज़्यादा पोरस होगा, और उसका टेक्सचर कैसा होगा, पोरस टेक्सचर होगा, ठीक है। मैक्सिमम की बात करें, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर जो है ऑफ दिस सॉइल कैन होल्ड कोल्ड मैक्सिमम एक्सटेंटिव कैपेसिटी, ये क्या है, रिटेंटिव कैपेसिटी किसे कहते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो मॉइस्चर है, जो कि सॉइल क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है, अपने पास रख सकता है ना, कैरी कर सकता है वाटर, वो क्या कहलाएगा, मैक्सिमम रिटेंटिव कैपेसिटी कहलाएगा, कि भाई इतने वाटर को रिटेन कर लिया, एक तरह से होल्ड कर लिया ना। इन दिस कंडीशन एयर प्रेजेंट इन द सॉइल पोर्स गेट रिप्लेस्ड बाय द वाटर आफ्टर हेवी रेनफॉल और इरिगेशन, है। मान लीजिए कि हेवी रेनफॉल हो गया और इसमें क्या है, जो आपके जो ये जो सॉइल के जो कण हैं, इनके बीच में से यहाँ से पानी जाता गया और इधर से हवा बाहर आते गए, हवा बाहर,
बोले भाई खाली करो घर, अब मुझे आना है यहाँ पे। बारिश होने के कारण पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो उस समय क्या हो जाता है, जो आपका सॉइल होता है वो काफ़ी ज़्यादा आपका वाटरी हो जाता है। एक तरीके से हम कहें उसमें वाटर का टेक्सचर ज़्यादा होता है, वाटर का अमाउंट ज़्यादा होता है। रिटेंशन कैपेसिटी वो क्या होता है, वो कैपेसिटी आपका क्या कहलाता है, वो मैक्सिमम रिटेंटिव कैपेसिटी कहलाता है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो मॉइस्चर क्या करता है, कंटेन करता है वाटर, ये सॉरी सॉइल। देन उसके बाद क्या है, इफ वाटर सप्लाई स्टॉप, जैसे सप्लाई रुक जाता है, बारिश रुक गई, बारिश रुक गई, और क्या है, वाटर फ्रॉम लार्जर पोर्स, वाटर क्या है अब लार्जर बड़े बड़े पोर्स बना देंगे, ठीक है। पानी जब जैसे ही चला जाता है बड़े बड़े पोर्स, या फिर आप देखोगे ना मिट्टी में इस तरीके से दरारें से भी आ जाती हैं, है ना। अगर ज़्यादा आपका वो क्या कहते हैं बहुत ही महीन पार्टिकल्स कहते हैं ना, क्लेई सॉइल होता है, तो उसमें काफ़ी बड़े बड़े दरार देखने को मिलते हैं। खैर बात करेंगे उसके बारे में। तो ये जो आपके जो लार्जर पोर है वो आपके मैक्रो पोर्स कहलाएंगे, है ना, जो कि क्या हो जाते हैं, ड्रेन आउट, लार्जर पोर ड्रेन आउट हो जाते हैं, ठीक है, बड़े बड़े पोर्स बन जाते हैं। पोर्स जो है वो फिल्ड हो जाते हैं, किसके द्वारा, एयर के द्वारा फिल्ड हो जाते हैं, ठीक है। वाइल वाटर रिमेन रिटेन इन द स्मॉल पोर्स, क्या है कि वापस से क्या है, वाटर जो रिटेन किया जाता है स्मॉल पोर्स के थ्रू, वो आपके माइक्रो पोर्स कहलाते हैं। क्या है, माइक्रो पोर्स कहलाते हैं। यानी जो आपके जो महीन पार्टिकल वाले जो सॉइल होते हैं, जो आपके क्लेई सॉइल होते हैं, उसमें से जो वाटर का जो इवेपोरेशन होता है, या मैं बोलूँ वाटर जो उसमें से निकलता है, वो काफ़ी टाइम मतलब उसमें से जल्दी नहीं निकलता है। देन उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, द वाटर लेफ्ट इन सॉइल आफ्टर ड्रेनिंग आउट ऑफ वाटर, क्या है, ग्रेविटेशनल वाटर इज कॉल्ड फील्ड कैपेसिटी। इसमें क्या लिखा है, जो वाटर जो सॉइल के अंदर बचा होता है ड्रेन होने के बावजूद भी, कि भाई इतना पानी है और इसने इतना पानी एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन फिर भी ऊपर सरफेस पे इतना पानी नजर आ रहा है मिट्टी के, तो ये क्या है, ये आपका ये क्या है, जो ग्रेविटेशनल वाटर के बावजूद भी यहाँ पे कितना इतने जो पानी बच जाता है ना, आफ्टर ड्रेनिंग आउट ऑफ वाटर, तो वो क्या है आपका फील्ड कैपेसिटी कहलाएगा, कि भाई ये इतनी इसकी कैपेसिटी है इस फील्ड की, जो इतने वाटर को वो क्या कर सकता है, अपने अंदर सोख सकता है, ड्रेन कर सकता है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे लिखा है, इट इज डिफाइंड एज द सॉइल वाटर कंटेंट। इसमें जो प्रेशर है यहाँ पे 0.33 बार का सक्शन प्रेशर, ये प्रेशर लगता है जो कि सक करने का ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.0333 एम पास्कल है ये। देन उसके बाद क्या है, इट इज जनरली एक्सप्रेस एज द परसेंटेज ऑफ द वेट, ठीक है। वो क्या है एक्सप्रेस के मतलब कैसे किया जाता है इसको, जो परसेंटेज होता है ना वेट का, या फिर वॉल्यूम का, सॉइल के वॉल्यूम का या वेट का, है ना, ऑक्यूपाई के किसके द्वारा किया जाता है, वाटर के द्वारा। तो क्या है, व्हेन सैचुरेटेड एट द स्टैंडर्ड टेम्परेचर, किसी स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे वो क्या हो जाए, सैचुरेटेड हो जाए, वाटर पूरा एकदम एयर से या फिर वाटर से, मतलब जो एयर पार्टिकल को रिप्लेस करके फुलफिल कर ले, सैचुरेटेड कर दे सॉइल को, तो वो आपका क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे होता है वो। देन उसके बाद क्या है, इट वेराइज विथ सॉइल टेक्सचर, ठीक है, सॉइल के टेक्सचर पे भी वो डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे लिखा है प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, स्लिट, क्ले, है ना, ये जो सैंड में मतलब सैंड पार्टिकल्स की उसमें कितनी अवेलेबिलिटी है, स्लिट की कितने उसमें पार्टिकल्स अवेलेबल हैं, या फिर क्ले के पार्टिकल कितने अवेलेबल है, ये भी डिपेंड करता है। बात करें हम यहाँ पे सर्टेन पॉइंट, मॉइस्चर डिक्रीज एट अ लेवल ऑफ दैट इज नॉट अवेलेबल फॉर प्लांट्स, सॉइल इज सपोज टू हैव रीच द विल्टिंग पॉइंट। क्या है ये, जो आपके कुछ सर्टेन पॉइंट में ना मॉइस्चर क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है टू अ लेवल टू अ नॉट अवेलेबल फॉर प्लांट्स, और वो क्या है, मॉइस्चर प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं होते। तो सॉइल को एक तरीके से माना जाता है कि वो पहुंच गया अपने विल्टिंग पॉइंट पे। क्या है, विल्टिंग पॉइंट पे। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वाटर, इसमें क्या है 15 बार सक्शन प्रेशर इसमें लगता है, या फिर -1 पॉइंट क्या है एम पर पास्कल इसमें प्रेशर लगता है, जिसके इतना ज़्यादा प्रेशर होने के कारण क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ मतलब पानी बहुत नीचे चला जाता है ना, और जो ऊपर वाला जो रीजन है वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है। तो देन उसके बाद देखिए स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल है। स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल क्या रेफर करता है, अरेंजमेंट ऑफ ग्रुपिंग ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, अरेंज कर दो। देन उसके बाद क्या है, कंटिन्यूम सिंगल ग्रेन्यूल, सिंगल कंटिन्यूम सिंगल ग्रेन्यूल, ये बड़े बड़े होते हैं। उसके बाद कुछ मैनी एग्रीगेट स्मॉल होते हैं, स्मॉल वाले। एंड उसके बाद क्या है, सॉइल पार्टिकल्स जो हैं वो डिफरेंट साइजेस के होते हैं, ठीक है। जैसे कि ग्रेवल कंसिस्ट करता है स्मॉल लूज रॉक पार्टिकल लार्जर देन 2 mm, मतलब काफ़ी बड़े बड़े कण होते हैं। दीज आर द लार्जेस्ट पार्टिकल इन द सॉइल, ठीक है। ये क्या है, ये सारे लार्जेस्ट पार्टिकल होते हैं सॉइल में। देन उसके बाद क्या है, सैंड जो है, सैंड पार्टिकल जो है आर द लार्जेस्ट
मतलब रेंज जो होता है उनका कितना होता है, 0.05 से लेके 2 मिलीमीटर तक उनका रेंज होता है, ठीक है। और जो स्लिट होता है उनका रेंज कितना होता है पार्टिकल का, 0.002 टू 0.05 mm, यानी ये बहुत बारीक कण होते हैं ये। और क्ले का होता है 0.002 mm, यानी क्ले जो होता है और भी ज़्यादा बारीक होता है। सैंड स्लिट जो है वो कैसा होता है, इनएक्टिव होता है ना, इनर्ट होता है ना, सॉइल मिक्सचर में, मैट्रिक्स में। देन क्या है, दे डू नॉट रिटेन सॉइल वाटर और न्यूट्रिएंट्स, क्या है कि ये सॉइल वाटर जो है नहीं रिटेन करते हैं और न्यूट्रिएंट्स को भी। क्ले इज द एक्टिव, क्ले कैसा होता है, एक्टिव होता है। जैसे कि यहाँ पे सैंड की बात की गई थी, तो सैंड में आप पानी डालते हैं तो वो क्या है, पानी को ज़्यादा देर तक नहीं धर पाता है अपने पास। मान लीजिए कि इसमें क्या है, एक बार पानी डाला तो पानी इसमें रह गया गमले में, इसमें सैंड भरा हुआ है, अब वापस से इसमें ट्रांसपिरेशन होगा, इवेपोरेशन होगा, सारा पानी सोख भी लेता है, ये क्या कहते हैं, वेपर बन के उड़ भी जाता है आसमान में। तो क्यों कारण, ये क्या कारण है, तो उसके पार्टिकल्स बड़े होने के कारण, उसके पार्टिकल के साइज बड़े बड़े होने के कारण सैंड के उसमें से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है सैंड की काफ़ी ज़्यादा कम होती है, ठीक है। लिखा है 2 mm मान लीजिए। देन उसके बाद यहाँ पे क्ले की बात करी गई, तो क्ले आपका क्या होता है, एक्टिव प्रोपोर्शन में होता है इसमें सॉइल मैट्रिक्स में। अगर क्या हो, ज़्यादा अमाउंट में किसी सॉइल में क्ले हो, है ना, लार्ज अमाउंट में, तो वो क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया पर यूनिट मास ऑफ क्ले सरफेस चार्ज अट्रैक्ट द आयंस एंड वाटर, ठीक है। तो वो क्या करेगी, लार्ज अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया में वो क्या है, जो मास है ना क्ले का, और जो सरफेस चार्जेस जो है वो अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और वाटर को भी, तो ये इसमें फ़ायदा होता है। देन नेगेटिवली चार्ज की बात करें, जो कि क्ले पार्टिकल को है अट्रैक्ट करता है, जैसे कि पॉजिटिव आयंस हो गए, यहाँ पे क्या है, नेगेटिवली चार्ज क्ले जो है आपका, मान लीजिए कि नेगेटिव आयन है तो वो सिंपली पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करेगा ना, तो क्ले आपका कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। ये कैसा पार्टिकल है, तो नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज है। सिंपली ये क्या है, पॉजिटिव आयंस को अट्रैक्ट करेगा अपने पास, ठीक है, नेगेटिव ऑलवेज पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे जो कैटायन है ना, जो कि रिलीज होते हैं ना सॉइल में, सॉइल वाटर के थ्रू आते हैं सॉइल में। तो जैसे कि आपका हो गया पोटेशियम, हो गया K+, कैल्शियम C2+, Ca2+, एंड मैग्नीशियम Mg2+, एंड Fe2+, या फिर Fe3+, है ना, फेरिक फेरस जो भी है आपका, जिंक हो गया, ये सारे आयंस जो हैं वो एसेंशियल होते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स के लिए। और वो अट्रैक्ट कौन करता है, क्ले करता है, उसके पास नेगेटिव आयंस होते हैं। तो देन उसके बाद क्या है, ये पार्टिकल्स को की होल्ड करते हैं, ये जितने भी आपके ये जो कैटायन है इनको क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट, ठीक है। इसलिए हम क्या है, क्ले सॉइल में जब भी हम प्लांट्स हो गए, क्रॉप्स वगैरह हो गए लगाते हैं, तो वो एक तरीके से प्लांट के ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेवलपमेंट में। सॉइल टेक्सचर की बात करें, तो सॉइल टेक्सचर जो है आपका वो किस पे बेस्ड होता है, सॉइल पार्टिकल्स पे। सॉइल टेक्सचर जो है आपका परसेंटेज ऑफ सैंड हो गया, स्लिट हो गया, क्ले हो गया, कि सॉइल में कितना परसेंटेज है। यहाँ पे मैं लिख दूँ, अगर सैंड है, स्लिट है, और क्या है, और क्या था, क्ले, ठीक है, इन तीनों में से किसका पार्टिकल ज़्यादा है, कम है, हाँ, ये डिपेंड करता है सॉइल के टेक्सचर में, है ना। सॉइल का जो टेक्सचर है वेराइज मिल जाएगा, अलग अलग परसेंटेज मिल जाएंगे उनमें, है ना। दिस थ्री जो प्रोपोर्शन होता है यहाँ पे, सैंड, स्लिट, क्ले का ऑलवेज ऐड करता है 100% फॉर ऑल मिनरल सॉइल, ठीक है। ये सारे मिला के एक तरीके से किसी मिनरल सॉइल को 100% मतलब जो सॉइल है बनाने के लिए किया जाता है। देन देखिए क्या है, टेक्सचर जो डिपेंड करता है पेरेंटल मटेरियल पे भी डिपेंड करता है ये, है ना, सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस में। स्ट्रांगली डेवलप जो स्ट्रक्चरल प्रोसेसेस है, जैसे कि हैवी टेक्सचर की बात करें उसके, डिपेंडिंग अपॉन द परसेंटेज ऑफ सैंड, ठीक है, सैंड हो गया, स्लिट हो गया, क्ले हो गया, ये सॉइल टेक्सचर को क्या करता है, डिवाइड करता है, डिफरेंट क्लासेस में ऑर्गेनाइज करता है ना। जिसे हम कहते हैं टेक्सचरल ट्रायंगल भी कहते हैं, जिसमें कि सॉइल मान लीजिए कंटेन करता 15% क्या है, क्ले, 15% क्ले करता है, और 20% स्लिट करता है, और बाकी के 65% आपका सैंड करता है, ठीक है। तो ये आपका कैसा सॉइल कहलाएगा, सैंडी लोम सॉइल कहलाएगा। सिंपली वो सॉइल कैसा होगा, सैंडी सॉइल होगा, है ना, लोमी सॉइल होगा, है ना। और वो क्या है, कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ सैंड। अब मान लीजिए कि कोई सॉइल है, वो क्या करता है, कंटेन कर रहा है इक्वल अमाउंट ऑफ सैंड, स्लिट और क्ले, है ना, तो उसको हम कहेंगे क्ले लोम सॉइल कहेंगे, क्ले लोम सॉइल कहेंगे। 33 एंड 33% में ये जो आपका सॉइल होगा, इसको हम क्या कहेंगे, क्ले लोम सॉइल कहेंगे, क्ले लोम सॉइल, ठीक है।
टिल नाउ 12 सॉइल टेक्सचर्स हैव बीन रिपोर्टेड। यहाँ पे 12 सॉइल के टेक्सचर है डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे रिपोर्ट किए गए हैं। तो यहाँ पे जैसे कि उनके क्या है, उनका जो सॉइल टेक्सचर है वो इंपॉर्टेंट किस लिए हो जाते हैं, जो कि न्यूट्रेंट होल्डिंग हो गया, वाटर होल्डिंग हो गया है ना, या फिर वाटर का जो मूवमेंट हो गया है ना, मूवमेंट ऑफ वाटर, सॉइल, एयर, ये सभी चीज़ें जो है वो टेक्सचर पे को इन्फ्लुएंस करती है ना। और भी हैं बहुत सारे जो इन्फ्लुएंस करते हैं। परमेबिलिटी हो गया, जनरली डिक्रीजिंग पार्टिकल साइज, ठीक है, जैसे जैसे पार्टिकल के साइज डिक्रीज होते जाते हैं वैसे वैसे परमेबिलिटी भी डिक्रीज हो जाए। परमेबिलिटी यानी सोखने की जो क्षमता है ना, परमेबल, इस तरीके से वाटर कम, क्योंकि क्लेई सॉइल में आप डालोगे पानी तो वो कम तेजी से सोखते भी हैं, और क्या होता है कभी कभी वाटर ऊपर ही सरफेस पे रह जाता है। तो यहाँ पार्टिकल्स के रेंजेस लिखे हैं, साइजेस में आप देख सकते हैं, जो कि मैंने बताया भी है। सबसे बड़े होते हैं आपके स्लैंड, दूसरे नंबर पे आते हैं आपके स्लिट, और सबसे छोटे पार्टिकल्स आपके होते हैं जो कि आपके 0.022 mm से भी छोटे होते हैं। तो यहाँ पे ये ट्राइंगल बनाया गया है जिससे कि समझ सकते हैं आप। तो यहाँ पे काफ़ी सारे परसेंटेज लिखे हैं। यहाँ पे 40% क्या है, ये सैंडी सॉइल रहता है ये 40% में। 20% कैसा होता है, सैंडी क्ले लोम होता है ना। तो यहाँ पे परसेंटेज लिखे पड़े हैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के। तो सॉइल ट्रायंगुलर टेक्सचर, अगर ये पेपर में आपको बनाना आ गया तो ये आपको बना देना है, ठीक है। यहाँ पे 0 से लेके 100% तक इस तरीके से नंबरिंग की गई है, ठीक है। और यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के सॉइल हैं। देन उसके बाद हम आ जाते हैं, यहाँ पे लिखा है पार्टिकल साइज। तो सॉइल टाइप जो है, अगर हम कहें वेरी फाइन या फिर थिन सॉइल की बात करें, तो उसमें जो पार्टिकल्स होंगे ना, प्लास्टिक, कॉलमिनर, ब्लॉकी, ग्रैनुलर, प्रिज्मेटिक, क्या है, ये अलग अलग शेप साइज के पार्टिकल्स हैं, है ना। कॉलमिनर इस टाइप का होता है, कॉलमिनर, प्लास्टिक, ब्लॉकी, ग्रैनुलर। तो इसमें आपको क्या है 1 mm के प्लास्टिक मिल जाएंगे, कॉलमिनर 10 mm के मिल जाएंगे, ब्लॉकी आपके 5 mm के मिल जाएंगे, एंड प्रिज्मेटिक के 1 mm के मिल जाएंगे। तो कई तरह के आपको इस तरीके के पार्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। तो ये आप देख भी सकते हैं। फाइन आपका कैसे होगा, तो यहाँ पे फाइन आप देख लीजिए। मीडियम आपका कैसा होगा सॉइल टाइप, तो ये इसमें इस टाइप के, इस रेंज के पार्टिकल्स होने जरूरी है। कॉरस, तो कॉरस कब होगा, तो 5 to 10 mm के आपके प्लास्टिक होने चाहिए, 550 to 100 mm कॉलमिनर होने चाहिए, ब्लॉकी आपके 20 to 50 होने चाहिए, ग्रैनुलर आपके 5 to 10 mm होने चाहिए। तो ये कुछ टाइप्स बताया गया है, पार्टिकल साइज पे डिपेंड करता है। देन उसके बाद हम बात करें सॉइल पार्टिकल जो है वो उसे ग्रुप किया जाता है एक टू फॉर्म एग्रीगेट, इकट्ठा लाने के लिए, विथ पोर स्पेसेस इन बिटवीन, ठीक है, उसके बिटवीन जो पोर्स होते हैं ना उसको। तो सॉइल्स जो है हैव बीन डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट ग्रेड, 2 डिफरेंट मतलब कई सारे ग्रेड्स में डिवाइड किया जाता है, कई सारे क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। क्लास की बात करें तो वो डिस्क्राइब करता है एवरेज साइज ऑफ इंडिविजुअल एग्रीगेट, यानी जो पार्टिकल्स हैं इकट्ठा आए हैं, ठीक है, जो उस मतलब एग्रीगेशन में जो पार्टिकल का साइज है उसको डिस्क्राइब करता है। और क्या है, कुछ क्लास वैसे होते हैं जो कि किसी डिफरेंट टाइप ऑफ सच एज वेरी फाइन, मीडियम, कॉरस एंड वेरी कॉरस थिक सॉइल को क्या करता है, डिफाइन करता है। ग्रेड की बात करें तो ग्रेड रिप्रेजेंट करता है डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, यानी किस डिग्री में वो क्या है एग्रीगेट हुआ है, सॉइल इकट्ठा आया है। तो इट इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ कोएशन एंड एडेशन। कोएशन और एडेशन प्रॉपर्टीज जानते होंगे आप। तो जो प्रॉपर्टीज है, एडेशन यानी जो पास आने की, कोएशन दूर जाने की जो प्रॉपर्टी होती है सॉइल की, तो वो भी एक तरीके से डिपेंड करता है, ठीक है, एग्रीगेट होने में। तो जो सॉइल हो गए आपके, वो उसको कई ग्रेड में डाला जाता है, उसका रेंज हो गया आपका 0 to 3। यहाँ पे देखिए पहला जो ग्रेड है आपका, नो एग्रीगेशन की बात करें तो नो डेफिनाइट क्या है, ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, कोई डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज नहीं होते उसमें पार्टिकल्स, स्ट्रक्चरल लेस होते हैं वो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, नो एग्रीगेशन वाला मतलब ग्रेड हो जाएगा। देन उसके बाद हम दूसरे ग्रेड की सॉइल बात करें तो इसमें आपका कैसा हो जाएगा, पुअर एग्रीगेशन बिटवीन पार्टिकल, यानी जो आपका जो सॉइल के पार्टिकल के बीच में एग्रीगेशन जो है, इकट्ठापन, ये जो इकट्ठे हैं उसमें आपको पुअरली मिलेगा, यहाँ पे स्पेसेस ज़्यादा मिलेंगे। तो ऐसे सॉइल को हम क्या कहते हैं, सॉइल इज रेफर्ड एज डिस्टर्ब्ड, ऐसे सॉइल को हम डिस्टर्ब सॉइल कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें जो एग्रीगेट्स क्या होते हैं, ब्रोकन होते हैं। देन उसके बाद हम बात करें वेल फॉर्म डिस्टिंक्ट एग्रीगेट्स। वेल फॉर्म डिस्टिंक्ट एग्रीगेट कब होता है, तो आपका ये जो तीसरा जो ग्रेड इसमें बताया गया, मिक्सचर ऑफ फुल एग्रीगेट्स, ब्रोकन एग्रीगेट्स एंड सम नॉन एग्रीगेटेड मटेरियल जब आए, तब वो आपके वेल फॉर्म डिस्टिंक्ट एग्रीगेटेड सॉइल होगा। स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल एग्रीगेट की बात करें जो कि काफ़ी लंबे समय तक इनके पार्टिकल एक साथ रह सके, तो उसमें आपके कैसे होंगे, वेरी लार्ज एग्रीगेशन होगा उसमें, एंड उसमें लिटिल और नॉन एग्रीगेटेड मटेरियल्स उसमें प्रेजेंट होंगे।
और क्या रह गया, और क्या रह गया, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल फॉर्म्स की बात कर ले हम, जो कि टेबल 3 में बताया गया है। प्रिज्मेटिक, कॉलमनर, ब्लॉक लाइक एंड स्फेरिकल, ग्रैनुलर, ये सारे क्या हैं, शेप्स हैं। वेरिएशन की बात करें, साइज में आपको काफ़ी वेरिएशन मिल जाएगा सॉइल के। एग्रीगेशन पैड, पैड इज कंसीडर एज अ यूनिट ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर, यानी जो पैड होता है आपका, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना आप, मतलब अभी जो मैंने बताया, तो ये जो पैड कंसीडर करता है यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर की तरह। एंड उसके बाद आपका क्या है यहाँ पे, वेल डेवलप्ड ग्रैनुलर स्ट्रक्चर फैसिलिटेट एरेशन एंड वाटर मूवमेंट, ठीक है। अगर उसमें ग्रैनुलर स्ट्रक्चर का वेल तरीके से डेवलपमेंट हो रखा हो, या फिर वो उसमें डेवलप हो रखा हो, तो उसमें आपको एरेशन प्रॉपर मिलेगा, वाटर मूवमेंट भी आपको प्रॉपर मिलेगा, ठीक है। वाटर मूवमेंट जो है एक तरीके से ड्रेनेज हो गया, अगर मान लीजिए ड्रेनेज पुअर है सॉइल के अंदर, है ना, तो वो कैसा होगा, ब्लॉकी होगा, प्रिज्मेटिक होगा, कॉलमनर होगा, प्लेटी स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। उसके अंदर ये जो पार्टिकल्स मौजूद होंगे। प्लेटी क्या होता है भाई, तो दे अकर एनी पार्ट ऑफ सॉइल प्रोफाइल और इनहेरिटेड फ्रॉम सॉइल मेटल, ठीक है। ये आपको किसी भी सॉइल के पार्टिकल में आपको मिल जाएंगे, सॉइल प्रोफाइल में जो आपके होते हैं ना, आपको किसी में मिल जाएंगे। प्रिज्म लाइक आपका हो गया, प्रिज्मेटिक या कॉलमनर हो गया, ये क्या है, ये आपको सब सॉइल हो गया ना, दे अकर इन सब सॉइल अकॉर्डिंगली एरिड हो गया, या फिर सेमी एरिड रीजन हो गया ना, रेगिस्तान वाले रीजन, यहाँ पे आपको प्रिज्म लाइक आपको मिलेगा। ब्लॉक लाइक आपको, जो कि आपका क्यूब हो गया, सब एंगुलर हो गया, ये प्रेजेंट होगा सब सॉइल प्रेजेंट इन द स्फेरोइडल, ये क्या है, स्फेरोइडल, या फिर ग्रैनुलर कम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल सब्जेक्ट टू द चेंज। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग शेप एंड साइज में आपके यहाँ पे ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है। ये कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, तो रफली स्ट्रक्चर आपका 1 से 10 mm आपका क्या है, डायमीटर इसका मिल जाएगा, 1 से 10 mm इसका डायमीटर मिल जाएगा। ये पिक्चर के थ्रू आप समझ सकते हैं। ये हॉरिजन आपको कौन से, ए हॉरिजन में मिलेगा, क्या, ए हॉरिजन में ग्रैनुलर टाइप के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका प्रेजेंस आपको मिलेगा। देन आपका ए बी सी हॉरिजन में इस टाइप का होता है ना, पैड्स की तरह, पेड़े की तरह पेड़ा नहीं, जस्ट ऐसे कहेंगे, ये पतली पतली सीट की तरीके से, है ना। तो ये क्या है, लाए हॉरिजॉन्टली रहते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर हॉरिजॉन्टली होते हैं। वैसे तो काफी बड़े बड़े दिखाए हैं, लेकिन ये वास्तव में बहुत छोटे होते हैं। तो ए बी सी ओरिजिन में होंगे। ब्लॉकी, ब्लॉकी यानी क्यूब शेप्ड के हो गए, ये क्यूब की तरह लगे ना, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर। इसमें एजेस, कॉर्नर्स और क्या है, एंगुलर और सब एंगुलर भी आपको मिलेगा। इसमें क्या है, साइज रेंज आपको 5 to 50 mm मिल जाएगा। ये कहाँ पे मिलेंगे आपको, तो बी हॉरिजन में मिलेंगे। देन प्रिज्मेटिक की बात करें तो ये आपको कहाँ मिलेंगे, लार्जर वर्टिकली इलोंगेटेड ब्लॉक साइज रेंजेस आपका क्या है 10 to 100 mm के बीच में भी आपको मिल जाएंगे। कॉलमनर, प्रिज्म लाइक बाउंडेड फ्लैट और स्लाइटली राउंडेड वर्टिकल फेसेस, क्या है, वर्टिकल फेसेस होंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें। मैसिव वाला जो आपका है, ये कैसा होगा, तो कॉम्पैक्ट होगा, कोहेरेंट होगा, सेपरेटेड इनटू पेड्स, ठीक है। और स्लो परमेबिलिटी, ये बहुत ही स्लो परमेबिलिटी शो करेगा, उसमें जो वाटर जो है पार जो बहुत कम ही कर पाएंगे इसमें। एंड पुअर एरेशन, इसमें एयर एंड वाटर का फ्लो जो है नहीं होता प्रॉपर। सिंगल ग्रेन की बात करें, अब वेरी सैंडी सॉइल जो हो, जिसमें क्या हो, एवरी ग्रेन एक्ट एज ए इंडिपेंडेंटली एंड नॉट ऑर्गेनाइज्ड इनटू पैड्स, क्या है, मतलब पैड्स में ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं, और सारे जो पार्टिकल है वो इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। परमेबिलिटी जो होती है उसमें रैपिड होता है ना, और फर्टिलिटी और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है वो काफ़ी लो होती है। इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं, है ना, एक तरीके से पैड का फॉर्मेशन नहीं करता है, जिसके कारण इसमें से पानी भी नीचे जल्दी चला जाता है और ऊपर भी वापस आ जाता है। सॉइल प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल देख लीजिए। तो सॉइल प्रोफाइल जो है वो फिजिकल और केमिकल डिस्क्रिप्शन होता है लेयर ऑफ सॉइल्स का, ठीक है, जो हॉरिजन्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, है ना, जो कि सॉइल को बनाते हैं। सरफेस टू द डेप्थ, सरफेस से लेकर डेप्थ तक लेयर ऑफ द सॉइल आर फॉर्म्ड एंड आर वेल डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द ओरिजिनल पेरेंट मेटल, ठीक है। उसको ओरिजिनल पेरेंट मेटल में डिफरेंशिएट करा जाता है। एंड हॉरिजन जो है एक तरीके से लेबल है, लेबलिंग की जाती है, लेबल्ड अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, जो भी उसकी प्रॉपर्टीज होगी अलग अलग हॉरिजन की, उसको भी क्या है, लेबलिंग की जाती है। डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल आर फाउंड विद टाइम, अलग अलग समय पे अलग अलग लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे आपके क्लाइमेटिक चेंजेस हो गए, एक्टिविटीज हो गए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के, है ना, और रिलीफ या टोपोग्राफी जिसे कहते हैं, उस पर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। जो सिस्टम ये डेवलप किया गया है वो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, यूएसडीए, उनके द्वारा डेवलप किया। इन्होंने लेयर्स का नाम दिया, जैसे कि ओ हो गया, ए हो गया, ई हो गया, बी हो गया, सी हो गया, आर हो गया, उनके पोजीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, और नेचर के अकॉर्डिंग। तो देन इसमें टिपिकल प्रोफाइल
क्या है, मैच्योर सॉइल इंक्लूड द फॉलोइंग हॉरिजॉन्स। यहाँ पे बहुत सारे क्या है हॉरिजॉन्स के लेयर दे रखे हैं, मतलब हॉरिजॉन दे रखे हैं। यहाँ पे पहला ओ जो है, वो आपका ओ से नाम से ही मालूम चल जाएगा ऑर्गेनिक है। ये टॉप लेयर होगा जो कि डोमिनेट करता है और ऑर्गेनिक मेटल को, ठीक है। सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक मेटल आपको टॉप लेयर पे ही आपको मिलेगा। ये क्या है, ये इंक्लूड करता है लेयर ऑफ लिटर एंड ह्यूमस। जो आपका लिटर होता है, जो गीले कचड़े हो गए या फिर ह्यूमस हो गया, सबसे ज्यादा वहीं पे मिलेगा आपको। हॉरिजन ये क्या है, ये जो हॉरिजन है नॉट प्रेजेंटेड इन कल्टीवेटेड सॉइल। कल्टीवेटेड सॉइल में आपको ये नहीं मिलेगा। एंड मैन्यूक्योर्ड लोन हो गया या फिर सेवरल इरोडेड सॉइल, वहां पे भी आपको ये क्या है नहीं मिलेगा। मैनिक्योर यानी जहाँ पे काट छांट करते रहते हैं ना, लोन की साफ सफाई करते रहते हैं, और उसमें जो हॉरिजॉन पे क्या है एक तरीके से जमा नहीं होने देते इन ह्यूमस को, तो वहाँ पे आपको ये नहीं मिलेगा, ये ऑर्गेनिक सॉइल। देन उसके बाद ए लेयर जो है आपका, ये मिनरलाइज सॉइल कहलाता है, मिनरलाइज हॉरिजन कहलाता है, जो कि प्रेजेंट होता है सरफेस जस्ट ये ओ वाला जो रीजन है, ओ के नीचे आपका आ जाता है ए, ओ ए, ठीक है। तो ये आपका रेफर्ड करा जाता है टॉप सॉइल की तरह, इसको भी टॉप सॉइल की ही तरह ट्रीट किया जाता है। इट कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक एंड मिनरल कंपोनेंट्स। क्या है, इसमें भी आपके ऑर्गेनिक और मिनरल कंटेंट्स फुल्ली एकदम एडेड होते हैं इसमें। एंड क्या है, मोर ऑर्गेनिक कार्बन आपको मिलेगा इसमें, एंड सपोर्ट करता है प्लांट को, उसके माइक्रोबियल ग्रोथ को, है ना। एंड जो ये लेयर फॉर्म की जाती है व्हेन ऑर्गेनिक मैटर गेट ट्रांसफर्ड इनटू ह्यूमिक मटेरियल। जो आपके ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं वो किस में ट्रांसफर हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं ह्यूमिक मटेरियल में, ठीक है, बाय सॉइल बायोटा, सॉइल बायोटा के अकॉर्डिंग। देन ह्यूमिक मेटल जो है वो क्या है, कोट द ऑयल पार्टिकल्स, वो वाई जैसे कि ये सॉइल पार्टिकल, उसको क्या है एक ऊपर से ये ह्यूमिक मेटल क्या कर देता है, कोट कर देता है। तो ह्यूमिक मेटल क्या करता है, सॉइल पार्टिकल को कोट कर देता है, उसको एक कलर देता है, जो कि आपका ब्राउन और ब्लैक कलर का सॉइल दिखता है ना, तो वैसा उसको कलर का प्रेजेंस देता है। जो मिट्टी में ऑलवेज याद रखना कि उसके मिट्टी के पार्टिकल्स के ऊपर जस्ट ऑर्गेनिक लेयर चढ़ा रहता है, इसलिए वो ब्लैक या फिर ब्राउन दिखता है। द फॉर्मेशन ऑफ द हॉरिजॉन्स टेक प्लेस द टाइम इज डेकेड्स, यानी दसों साल लग जाते हैं ये जो हॉरिजॉन्स डिफरेंट डिफरेंट बनने में। यहाँ पे फिर से लिखा है हॉरिजन इंक्रीज द थिकनेस एंड सोम कंटेंट, ठीक है। जो आपके जो सोम कंटेंट होते हैं उनके भी थिकनेस को आपको करने में हेल्प करता है, ठीक है। एंड उसके बाद आपका क्या क्या है, और क्या कह रह गया, क्या कह रह गया, इल्यूवियल आ गया। इल्यूवियल जो है आपका, ये हॉरिजन जो है करेक्टराइज बाय द इल्यूवियल द्वारा ही किया जाता है। जैसे कि रिमूवल ऑफ मेटल सच एज सिलिकेट क्ले, सिलिकेट क्ले रिमूव हो जाए, आयरन रिमूव हो जाए, एल्यूमिनियम रिमूव हो जाए, या फिर ऑर्गेनिक मेटल रिमूव हो जाए। इट इज कॉमनली नॉट फाउंड, ये क्या है वास्तव में पाया नहीं जाता है। यूजुअली इनका कलर कैसा होता है, पेल होता है, पीला कलर होता है, एंड लो होता है ऑर्गेनिक मैटर में, है ना। इसका जो टेक्सचर होता है वो कैसा होता है, सिमिलर टू ए हॉरिजन की तरह से होता है, ठीक है। तो इल्यूवियल का कैसे फॉर्मेशन होता है उसके बारे में हम जानेंगे बाद में। देन बी जो है आपका, ये जो हॉरिजन है डोमिनेट करता है किसके, लॉस ऑफ मोस्ट एंड द ओरिजिनल रॉक मेटल को, है ना, एंड शो करता है इल्यूवेशन। एग्जाम्पल की बात करें तो कंसंट्रेशन ऑफ सिलिकेट क्ले हो गया, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ह्यूमस हो गया फ्रॉम हायर हॉरिजन, ठीक है। सारे मेटल मिलेंगे इसमें। मेटल गेट एडेड बाय द लीचिंग फ्रॉम ओवरलाइंग हॉरिजन, ठीक है, सभी इसमें मिक्स होते हैं। देन ये क्या है, ये जो जोन है आपका, ये क्या है, कब डेवलप होता है, जब इसमें क्या होता है, जब मेटल क्या होता है सस्पेंडेड हो जाए एंड कैरिड आउट डाउनवर्ड टू द ग्रेटर डेप्थ। क्या है कि जब पानी क्या हो ग्रेटर डेप्थ में आ जाए अंदर, और वो अपने साथ ये सारी चीजों को सस्पेंड कर ले, है ना, बहा के ले आए, है ना। तो ये कब होता है, तो जब होता है डिपेंड्स विथ परकुलेटिंग रेन वाटर, ठीक है। परकुलेटिंग रेन वाटर के कारण पानी जब जमा हो जाता है ना, जो काफी सारे जो ये एलिमेंट्स है उसको अंदर तक लेयर में हॉरिजॉन तक पहुंचा देता है। इट इज वेरियस सब हॉरिजन्स, बहुत सारे सब हॉरिजन्स भी होते हैं इसमें। B1 ये क्या है, BT1 हो गया, BT2 हो गया, BTG हो गया, अलग अलग टर्म्स में हम डिनोट करते हैं। देन उसके बाद आ जाते हैं हम सी पे। सी जो है आपका, ये क्या है बताता है, इट इज द सॉइल, इट इज द लेयर एक्सक्लूडिंग हार्ड बेड, क्या है, बेड रॉक। इसमें हम क्या है हार्ड बेड रॉक को भी एक्सक्लूड करते हैं। एंड इट लैक्स करेक्टरिस्टिक ऑफ OAE-B हॉरिजॉन्स के करेक्टरिस्टिक इसमें नहीं मिलेंगे, है। आर आपका क्या होगा, अंडरलाइंग हार्ड बेड रॉक, यानी ये क्या है, सी आपके जस्ट बेड रॉक से ऊपर वाला सॉइल होता है, और आर तो आपका पूरा का पूरा हार्ड बेड रॉक हो गया, है ना, पत्थर हो गए। देन यहाँ पे क्या है, जो सॉइल स्ट्रक्चर है उसको इन्फ्लुएंस, उसके फंक्शन को इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं, है ना। सॉइल स्ट्रक्चर जो है उसके फंक्शन को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, तो इस चीज को आपको लिखना है, ठीक है। तो जस्ट आप लिख दोगे, मुझे मालूम है, लिख दोगे ना, पीछे देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, पीछे देख के अच्छे से आप इसे लिखना। देन यहाँ पे एक और
क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है व्हाट मेक अप द ऑर्गेनिक मैटर कंपोनेंट ऑफ सॉइल। ऑर्गेनिक मैटर क्या सॉइल को, यहाँ क्या लिखा है, व्हाट मेक अप द ऑर्गेनिक मैटर कंपोनेंट ऑफ सॉइल। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर जो है कंपोनेंट ऑफ सॉइल का, वो कौन बनाता है, कैसे बनता है, क्या होता है वो, उसको बताना है। नेम सम फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल स्ट्रक्चर। सॉइल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर हैं, उनको लिख देना आप, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हॉरिजॉन्स देख सकते हैं आप, कुछ इस तरीके का हॉरिजॉन होता है, ओ वाला जहाँ पे ग्रास उगे हुए हैं। देन ए वाला सरफेस काफी नीचे तक यहाँ पे रूट का आते हैं। देन उसके बाद बी जो होता है इसका बीच वाला होता है सब सॉइल जिसे कहते हैं हम, बी से हम सब सॉइल कहते हैं। ए सरफेस, ओ ऑर्गेनिक, सी सबस्ट्रेटम, आर बेड रॉक। याद रखिएगा इसको, बिल्कुल याद रख लीजिए। वेरियस हॉरिजन जो है सॉइल प्रोफाइल के, इसको याद रख लीजिए, पेपर में हूबहू बनाने को आ जाएगा। देन यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल्स भी हैं, उनको भी आप कर लीजिए। बता दूं क्या, अभी बता दूं या फिर रहने दूं, बता ही देते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ जो सॉइल होती है वो फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस के कारण और वाटर के रिटेंशन के कारण वो क्या है, सस्टेन करता है। फर्टिलिटी हो गया, है ना, जो कि प्रोडक्टिविटी पोटेंशियल होता है वो रिक्वायर्ड होता है ना डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स के लिए। तो वो सभी चीज़ें क्या है, वो डिपेंड करती हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल पे। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो आपका क्या क्या हो गया, लाइट हो गया और हैवी सॉइल हो गया। क्या हो गया, लाइट और हैवी सॉइल, यानी हल्की मिट्टी और भारी मिट्टी हो गई ना, वो हो गया। और क्या है, द प्रेजेंस ऑफ सैंड, स्लिट, क्ले इम्पार्ट्स ए पर्टिकुलर टेक्सचर टू सॉइल। क्या है, एक पर्टिकुलर टेक्सचर प्रोवाइड करती है अगर इसमें प्रेजेंस हो सैंड, स्लिट और क्ले का। प्रेजेंस हाई स्लिट, अगर मान लीजिए स्लिट हाई हो और क्ले गिव्स इट्स अ फाइन टेक्सचर, और क्ले उसको फाइन टेक्सचर देती है, बट सो स्लो वाटर एंड एयर मूवमेंट। तो सिंपल सी बात है, जब उसमें बारीक बारीक कण होंगे और उनके बीच में स्पेस कम होगा, इंटरमॉलिकुलर स्पेस कम होगा, तो सिंपली उसमें क्या होगा, वाटर और एयर का जो पेनिट्रेशन होगा वो कम होगा। ठीक है, द सोइल्स बिकम हार्ड बिकॉज द हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। सॉइल कब हार्ड होता है आपका, जब वो हाई वाटर कैपेसिटी, हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, इसमें पार्टिकल्स काफी बड़े बड़े होते हैं। सच सॉइल्स आर कॉल्ड हैवी सॉइल्स। ऐसे सॉइल्स को हम हैवी सॉइल्स कहते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट कोरस, सैंडी, ग्रेवल सॉइल्स एंड ये सारे क्या हैं, ये लाइट सॉइल्स होते हैं बिकॉज दे कैन नॉट रिटेन वाटर। ये वाटर को अपने पास नहीं रख सकते लंबे समय तक। क्लियर है। सॉइल पोरस, सॉइल पोर्स की बात करें तो पोर्स जो है किसे कहते हैं हम, जो स्पेस होते हैं सॉइल पार्टिकल के बिटवीन, जो सॉइल इकट्ठे आते हैं ना, तो वो सॉइल पार्टिकल्स के बिटवीन जो स्पेस होता है उसको हम पोर कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट होते हैं, क्यों, क्योंकि जो वो अलाउ करते हैं ना, एयर हो गया, वाटर हो गया, अपने बीच में रखने आने जाने के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। एक हो गया आपका इंटरस्टिशियल हो गया, जिसमें स्मॉल स्पेसेस होते हैं, किसमें, इस सॉइल पार्टिकल और उसके एग्रीगेट्स के बीच में। दूसरा हो गया ट्यूबुलर। ट्यूबुलर कैसे होता है, तो बिगर ट्यूब लाइक स्पेस होता है ना, मेड बाय प्लांट्स। प्लांट्स की रूट जहाँ जहाँ जाती है वहाँ वहाँ क्या है, ट्यूबर लाइक स्पेस बना लेती है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्यूबर स्पेस कहते हैं, ट्यूबर पोर्स भी कहते हैं। ठीक है, सॉइल एनिमल्स इन सभी के द्वारा, और वो आपके अर्थवॉर्म्स भी तो होते हैं, प्रॉपर एरेशन प्रोवाइड कराते हैं सॉइल को। देन उसके बाद क्या है, पोर्स आर जनरली ब्रोकन अप इनटू, ब्रोकन मतलब पोर्स क्या है, कई बार क्या होता है, टूट जाता है, और टू सिंपल साइज क्लासेस, उसके मतलब टूटने के कारण पोर्स का, उसको हम दो और क्लासेस में डिफाइन करते हैं, बताते हैं। तो देखिए क्या है, उनका साइज मैक्रोस्पोर्स हो सकता है। मैक्रोस्पोर्स कहने का मतलब बिगर पोर्स डेट अलाउ फ्री मूवमेंट ऑफ एयर एंड वाटर, फ्रीली मूवमेंट कर सके उसमें एयर और वाटर, वो कैसे होंगे, मैक्रोपोरस आपके सॉइल होंगे। एंड उसके बाद माइक्रोपोरस कौन से होंगे, जो स्मॉल पोर्स हो, जो कि मूवमेंट ऑफ एयर और वाटर को क्या है, हेल्प करते, डेट हेल्प इन मूवमेंट ऑफ वाटर एंड एयर बाय कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन के थ्रू उसमें मूवमेंट होता है ना। सॉइल कलर हो गया, सॉइल कलर कैसे होता है इसमें, तो देखिए क्या है, सॉइल जो कलर है वो यूजफुल प्रॉपर्टी होता है आइडेंटिफिकेशन करने के लिए सॉइल को। ठीक है, काली मिट्टी, सफ़ेद मिट्टी, येलो मिट्टी, इसी से हम मालूम, कैसे मालूम चलते हैं, उस कलर से हम मालूम कर लेते हैं कि भाई ये मिट्टी कैसी होगी। जैसे कि यहाँ पे लिखा है अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मेटेरियल और आयरन जो है ना, तो ये सारे जो अमाउंट क्या है, जस्ट ये क्या करती है, मिट्टी में एक कलर शो करती है ना। कलर जो हो गया सॉइल मैट्रिक्स का, और मोटल्स इंडिकेट करता है क्या, वाटर एंड ड्रेनेज कंडीशन इन दिस सॉइल। ये जो कलर होते हैं कैसे होते हैं, डोमिनेंट कलर आपका हो गया मैट्रिक्स, एंड पैचेस हो गया मोटल्स। डोमिनेंट कलर क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है सॉइल का, अब पैचेस क्या कहलाता है, मोटल्स कहलाता है। याद रखिएगा, कलर जो है सॉइल कैन क्विकली डिटरमाइंड एंड कंपैरिजन ऑफ दिस सिंपल विथ अ स्टैंडर्ड सेट ऑफ कलर चिप्स माउंटेड एंड नोटबुक कॉल्ड
म्यूनसिल कलर चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, दिखाऊंगा मैं आपको। सॉइल कलर जो डिस्क्राइब किया जाता है अलग अलग पैरामीटर में, यहाँ पे लिखा है ह्यू, वैल्यू एंड क्रोमा। ये क्या है? ह्यू डिस्क्राइब करता है द कलर स्पेक्ट्रम को, जो आपका स्पेक्ट्रम देखे होगे आप, कलर जहाँ पे विजिबल कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं, विबग्योर, विबग्योर है ना, विबग्योर। खैर उस पर नहीं जाएंगे, कलर स्पेक्ट्रम में तो आप समझ गए होंगे। वेयर द कलर ऑफ द सॉइल एग्जिस्ट, है ना, जैसे कि आपका हो गया येलो, हो गया रेड, हो गया ब्लू, हो गया ग्रीन, हो गया ग्रे, हो गया, ये सारे कलर्स क्या है? एग्जिस्ट करते हैं। क्रोमा क्या है? क्रोमा इंडिकेट करता है स्ट्रेंथ ऑफ द कलर, कि भैया स्ट्रेंथ कितना है कलर का, कलर में कितना ज़्यादा स्ट्रेंथ है, कितना चमक है ना, वो चीज़ बताता है। देन यहाँ पे सॉइल कलर को रिस्पेक्टिव प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग यहाँ पे डाला गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर कोई सॉइल रिच ब्राउन कलर में हो तो वो क्या कहलाएगा? वेल एरेटेड, और पोर स्पेस जो होगा उसमें डोमिनेटेड बाय ऑक्सीजन, यानी पोर स्पेसेस के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा डोमिनेट करेंगे, मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा होगा। एंड ग्रीन कलर का हो तो वो उसे हम कहेंगे पुअरली ड्रेन्ड सॉइल, है ना, जिसे हम वेट सॉइल भी कहते हैं, डेवलप होता है अनएरोबिक कंडीशन के कारण। ठीक है। ब्राउनिश ब्लैक और डार्क ब्राउन कलर्स की बात करें तो हाई ऑर्गेनिक कंटेंट, लाइक जैसे कि हॉरिजन ए हो गया सॉइल, है ना, ये हो गया। देन उसके बाद रेड और येलो सॉइल की बात करें, प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड इंडिकेट करता है गुड ड्रेनेज एंड एरेशन के लिए। येलो कलर की बात करें तो प्रेजेंस ऑफ हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड, ये जो आपके हाइड्रेटेड आयरन हो गए, ऑक्साइड हो गए उसके, या फिर हाइड्रोक्साइड है उसके प्रेजेंस को बताता है। देन ब्लैक की बात करें, वो इंडिकेट करता है मैग्नीज, कि भाई इसके अंदर मैग्नीज ऑक्साइड कितना है। एंड यहाँ पे आपका, यहाँ पे नीचे में यह शीट वाला जो, हाँ ये देखिए, तो ये आपका जो मेजरमेंट जो होता है सॉइल के कलर का, कुछ इस तरीके से हम करते हैं। ये जो ह्यू जो कहलाएगा ब्लू, है ना, सैचुरेशन जो हो गया, या फिर ग्रीन कलर हो गया, येलो कलर हो गया, ऑरेंज हो गया, रेड हो गया, ये सारा ये इसके माध्यम से हम पता करते हैं। ये ऊपर जाओगे तो ये क्रोमा बताएगा, क्रोमा, है ना, कि भाई कितना ज़्यादा डार्क है और कितना ज़्यादा लाइट है ना? तो कुछ इस तरीके से ये बताता है। तो ये इस तरीके से सॉइल कलर हो गया। और भी कुछ बचा क्या? टेम्परेचर, ड्रेनेज, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज रह गई, तो उनको क्या है हम नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आई होप सो आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में भी आया होगा। वीडियो तो लॉन्ग हो ही गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उन्हें पढ़ेंगे तो आपको आसानी लगेगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट में मेरे से क्वेरी कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं अपने, ठीक है, उसका मैं जवाब आपको दूंगा ज़रूर से ज़रूर। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, एग्जाम का वक्त है। बाकी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं एग्जाम्स के 2-3 दिन पहले लेके आऊँगा, अभी से लेके आऊँगा, तो उसकी इंपॉर्टेंस डाउन हो जाएगी और आप भूल भी जाओगे पढ़ के, ठीक है। तो उसकी चिंता मत करिए, मैं आपके साथ हूँ, आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं बता दूंगा आपको। तो मिलते हैं इसी वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।